यस सर। So, yes, sir. बोलिए। देखो बेटा, एनीथिंग विच इज शोन इन द बैलेंस शीट, एनीथिंग विच अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, या तो रियल होगी या पर्सनल होगी। ठीक है जी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो देखिए रियल होगी या पर्सनल होगी। टैक्स लायबिलिटी इज ड्यू टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पैसा करके बनता है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट सीबीएसई के डोमेन से बाहर की चीज है, उस पर डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ देखो तीन आइटम हमारे पास दिख रहे थे। बोरोविंग्स की बात करी थी हम लोगों ने, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये कौन सी जगह पे आ गए हम लोग? अच्छा हाँ, ये तो हमने एनसीईआरटी देखा था ना। बोरोविंग्स, ठीक है। करंट मैच्योरिटीज हो गया, ठीक है। डेफर्ड टैक्स हो गया, ट्रेड पेबल, हाँ। डेफर्ड टैक्स के नीचे ट्रेड पेबल था। ट्रेड पेबल की दो कैटेगरी बोली थी हम लोगों ने, एक क्या होता है क्रेडिटर और एक क्या होता है बिल्स पेबल। और क्रेडिटर तभी होगा जब वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होगा। अगर आपने कोई एसेट्स खरीद ली और उसके बदले में आपने पेमेंट नहीं करी, तो वो क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं चला जाता, उसको फिर अलग से हम नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। अगर हमने पेमेंट एक साल के अंदर करनी हो, पेमेंट एक साल के बियॉन्ड जानी हो, तो क्या होगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी बनता है वो। अब यहाँ पर अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपके सामने दो चीजें डिस्कस करी थी। एक हमने बोला था पब्लिक डिपॉजिट, याद है किसी को? पब्लिक डिपॉजिट की बात करनी है हम लोगों ने यहाँ पर, ये हमने कल डिस्कस किया था, सिर्फ डिपॉजिट्स। और दूसरा बोला था हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अच्छा, एक और चीज अब यहाँ पर आ रही है निकल कर हमारे पास, सिर्फ डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड अगर है तो, प्रपोज्ड डिविडेंड है तो, ठीक है। और अनक्लेम्ड डिविडेंड है, ऐसा करके ये तीन चीजें अभी निकल कर आएंगी, उसका डिस्कशन भी लेके चलेंगे। प्रपोज डिविडेंड का मतलब समझिए क्या होता है। ठीक है, डिविडेंड तो एवरीबडी नो। सपोज यू आर हैविंग 50,000 शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड रुपीज पर शेयर, तो आपको 1,50,000 का डिविडेंड का चेक या ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, इसे डिविडेंड बोला जाता है। डिविडेंड जनरली क्या होता है, एनुअली होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में वो डिक्लेयर होता है, अगले फाइनेंशियल ईयर में उसकी पेमेंट हो जाती है, ऐसा करके चलता है। और डिविडेंड जो होता है, दैट हैज टू बी अप्रूव्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में उसे अप्रूव करना होता है। तो जैसे आप बोलेंगे क्या कि भाई डिविडेंड चाहिए, कितने का डिविडेंड चाहिए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, कंपनी जो होती है ऑडिटोरियम में या वर्चुअल मीटिंग बुलाती है और उसमें वोटिंग कराती है, और वोटिंग के हिसाब डिसाइड होता है। तो कंपनी जनरली वो अमाउंट रखते हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, लोग एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होती है, फिर देखा जाता है कौन कौन से शेयर होल्डर हैं, किन किन की अकाउंटिंग है, क्या क्या है। ऐसे करके हम डिविडेंड को क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है जी। अब एक और होता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो डिविडेंड ही है जिसे आप प्रपोज कर रहे हैं। और जब डिविडेंड प्रपोज करते हैं तो अगले साल पे होता है, इट्स ए नॉर्मल सिचुएशन। एक आता है इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड के साथ एक डिविडेंड और होता है, उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। जैसे हम बोले कि क्या नाम है तुम्हारा, विवान वीवीजे, हाँ, विवान विवान वीर जैन है जैसे मान लो, ठीक है। तो इनका मान लो दशहरे के दिन इनका रोका हुआ, आज रोका। ठीक है? रोका समझते हैं क्या होता है? मतलब इन्होंने किसी के ऊपर चुन्नी चढ़ा दी, किसी ने इनके ऊपर रुमाल चढ़ा दिया, मतलब ऐसा कुछ करके रोका हो गया इनका, ठीक है, आज के दिन। और फिर बोला कि भाई अभी मुहूर्त निकाल के हम क्या करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे। तो 25 दिसंबर के दिन, जिस दिन बड़ा दिन होता है, उस दिन क्या कर दिया, इनकी एंगेजमेंट हो गई। फिर बोला गया कि इनकी क्या, अगले से अगले साल 14 फेब को, ठीक है, हाँ, उस दिन उनकी क्या करेंगे, हम लोग इनकी शादी करेंगे। तो आप देखेंगे कि या मतलब इनके रोके से लेकर, एंगेजमेंट से लेकर इनकी शादी के टाइम का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं कोर्टशिप पीरियड। कोर्टशिप पीरियड होता है, मतलब उसके दौरान ये एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, आगे बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे, वरना मना कर देंगे, ऐसा कुछ चलता है, वो सब चलता है। ठीक है। अब आप देखिए, इंटरम डिविडेंड भी कुछ इसी तरह की कहानी होती है। नहीं, प्रपोज डिविडेंड उस तरह की कहानी थी, इंटरम डिविडेंड तो बड़ा सिंपल सा है। इनका रुका हुआ, जैसे इन्होंने कहा बस अब नहीं, अगले दिन शादी कर दो, या फिर अगले हफ्ते शादी कर दो। पापा को बोला पापा बस अब कुछ नहीं है, हो गया, सब कुछ हो गया, शादी कर दीजिए फटाफट से। तो इंटरिम का मतलब होता है चट मंगनी पट ब्याह। मतलब कैसे, आज एंगेजमेंट हुआ,
हफ्ते भर के अंदर तुम्हारी नहीं हो रही है, खुश मत हो इतना। तो ये मुस्कुरा रहा है, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। वो तो ये अपनी शादी में भी नहीं बुलाएगा। ठीक है, इतना मर्जी दोस्ती कर ले। इट्स एक्सक्लूसिव, किसी और को बुलाएगा वो। ठीक है। तो क्या हुआ, इंटरिम का मतलब होता है प्रपोज्ड एज वेल एज पेड इमीडिएटली। ठीक है, प्रपोज्ड एंड पेड इमीडिएटली। तो डिविडेंड प्रपोज भी हुआ और पे भी हुआ, तुरंत से हो गया, विद इन अ फ्यू डेज हो गया, उसे हम इंटरिम बोलते हैं। या समझ लीजिए एक ही फाइनेंशियल ईयर में हो गया। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करना जो होता है उसका तरीका होता है कि प्रपोज इन अ ईयर एंड देन पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये प्रपोज वो वैलेंटाइन वाला प्रपोज नहीं है। इट इज प्रपोज्ड among the shareholders of a company, look we are ready to give you dividend, are you agree with that? then they will give consents। फिर आगे की चीजें बनती हैं। तो प्रपोज एक साल में होगा, उसकी पेमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में चलती है। ठीक है, ये कैश फ्लो में काम आएगा आपका जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। डिविडेंड प्रपोज। लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड है, उसी साल प्रपोज और उसी साल क्या हो जाएगा, वो पे हो जाएगा। तो जब हम डिविडेंड की बात करेंगे तो ये दो तरह से चलता है। एक प्रपोज डिविडेंड चलता है, यू कैन सी हियर प्रपोज डिविडेंड proposed by the board of director and declared by the shareholders in their annual general meeting। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज द डिविडेंड आफ्टर द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैज बीन प्रिपेयर्ड। अकाउंट बन गए, अब हम प्रपोज करेंगे, तो जब तक उसकी पेमेंट होगी तब तक अगला फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। गॉट द पॉइंट। बट डिविडेंड कब डिक्लेयर करोगे, व्हेन यू हैव अ कंक्रीट प्रॉफिट फिगर विद यू। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट की फिगर आपके पास आ गई, उसके बाद आपने क्या किया, प्रपोज किया। जब तक उसकी फाइनल पेमेंट जाएगी तब तक अगला फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। तो प्रपोज डिविडेंड एक साल प्रपोज होता है, उसकी पेमेंट जनरली अगले फाइनेंशियल ईयर में होती है। लेकिन इंटरिम जो होता है वो उसी साल प्रपोज और उसी साल पे। भाई जैसे मान लो कंपनी ने देखा कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, तो व्हाई नॉट वी शेयर द प्रॉफिटेबिलिटी विद द रियल ओनर। उन्होंने क्या किया, अच्छा उसके लिए कोई एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलानी पड़ती है। आपने क्या किया, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया और पे कर दिया। ठीक है जी। और ये ध्यान रखना जरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इससे रिलेटेड है। कंटीजेंसीज जो होती है, कंटीजेंसीज मतलब होता है कि कई और तरह के खर्चे, और तरह के एक्सपेरिमेंट, और तरह की पेमेंट्स तो नहीं है, उन पर डिपेंड करता है। अच्छा एक और चीज समझना, अगर प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है तो डिक्लेयर कर दिया, क्या हो गया, डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, देन इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी मैंने बोला था ना आपसे कि हम किसका डिस्कशन पढ़ेंगे, प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड लिखा हुआ है, सिर्फ डिविडेंड, इट हैज नो मीनिंग। डिविडेंड हो गया जितने का, कोई मीनिंग नहीं है उसका। अगर सिर्फ डिविडेंड लिखा हुआ है कंपनी ने, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता है कि भाई इतना डिविडेंड देना है, एंड दैट्स एन एक्सपेंस टू द कंपनी। डिविडेंड जो है शेयर होल्डर के लिए इनकम है ना, लेकिन कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है। लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, और प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या हो गया कि आप प्रपोज कर चुके हो, इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। और जैसे ही आपने डिक्लेयर कर दिया कि लुक शेयर होल्डर वी आर गोइंग टू गिव यू रुपीज 4 डिविडेंड ऑन पर शेयर होल्डिंग, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। और कौन सी लायबिलिटी बनता है बताइए, नॉन करंट या करंट। भाई एक फाइनेंशियल ईयर में तो देना ही है आपको। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और देने में 2 साल लगा दिए, तो शेयर होल्डर तो आग लगा देंगे आपकी कंपनी में आके। तो एक फाइनेंशियल ईयर में उसे सेटल करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर will be declared approved by the shareholders in the current year, and this declared approved proposed dividend will be accounted during the year। proposed dividend for the current year will be relevant for the next financial year। ये कैश फ्लो में आएगी चीज काम, आप लोग समझे होंगे कैश फ्लो, बोलिए। देखिए, इस साल की बैलेंस शीट में आएगा वो, मतलब प्रपोज किया है। अगर इस साल प्रपोज हो गया वो, तो इस साल की बैलेंस शीट में देखिए, क्योंकि पेमेंट तो अगले फाइनेंशियल ईयर में चली जाएगी। कोई भी ऐसी चीज जो अगले फाइनेंशियल ईयर में पे होने वाली, इस साल तो करंट लायबिलिटी बनेगी ना। अरे अगले साल तो पे हो जाएगी, अगले साल कैसे दिखेगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया, बोला अप्रैल 10 को हम पे कर देंगे, अप्रैल 10 को पे हो गया, उस साल की मार्च में तो आपके पास कुछ है ही नहीं, ये ऑलरेडी पेड इट। वाई वी शो इट इन द कैश फ्लो, because it shows a major chunk of cash outflow in the books of accounts of the company, इसलिए कैश फ्लो में से शो किया जाता है प्रपोज डिविडेंड को। अच्छा उसके बाद आपके पास जो प्रोविजंस भी होते हैं कई सारे, तो अगर प्रोविजन जो है आपके विद इन 12 मंथ के अंदर होंगे तो उन्हें शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और अगर बियॉन्ड 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उनको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। ठीक है जी। और
पर ये इसने थोड़ा सा कम दे रखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब जरा यहाँ देखते हैं, इस तरफ चलते हैं, यहाँ ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। करंट लायबिलिटी के अंदर ये आ गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एनसीईआरटी वाला पार्ट देख लिया, एनसीईआरटी ने सिर्फ मेजर हेडिंग दिया था, ज्यादा डिटेल नहीं दी है। यहाँ जाते हैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की हमने बात करी। कोई भी ऐसा लोन, कोई भी ऐसी बोरोइंग जो आपने क्या किया एक फाइनेंशियल ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर चुकानी है, उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं उसको। दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करेक्ट जी। अब ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है, ये क्या होती है? ये होते हैं जैसे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट किसे कहते हैं? आप बैंक के पास चले गए और आपने बैंक से क्या कर दिया? लोन ले लिया। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। बैंक शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। उनको देता है जिनके बिजनेस चलते हैं, जिनके करंट अकाउंट होते हैं। ठीक है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म बोरिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने महीने के लिए होगा? 1 साल 2 साल के लिए तो नहीं होता। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल करना पड़ता है, तो बैंक ऑटोमेटिकली काट लेता है। भाई जैसे मान लो आपके पास 5 लाख रुपीज था, आपने, और आपने 5,50,000 का चेक काट के दे दिया। आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए की है। तो जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे, बैंक सबसे पहले अपना पैसा काट लेगा, ऐसा करके। याद है अकाउंटिंग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हम करते थे। ओवरड्राफ्ट चल रहा था, बैंक ने पैसा डाल दिया, पहले ओवरड्राफ्ट पूरा होता था, फिर बैंक में दिखता था वो, ऐसा करके। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग वही है जो 12 महीने के अंदर अंदर, या क्या करना है, एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हमें क्या करनी होती है? पेमेंट करनी होती है, शॉर्ट टर्म कहा जाता है। ठीक है। वेदर द बोरोइंग इज शॉर्ट टर्म और नॉट, इट इज डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ द बोरोइंग। ठीक है। जिस दिन से आपने लोन लिया उस दिन से 12 महीने, या उस दिन से ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। ठीक है। अब ये मत समझना कि भाई मैंने लोन ले लिया अक्टूबर में और मेरा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं। लोन बोरोइंग का फाइनेंशियल ईयर उनकी लेने की डेट से चलता है। आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन करते थे, क्रूड एंड नॉट ड्यू, या क्रूड एंड ड्यू लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि लोन का फाइनेंशियल ईयर अलग होता था और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अलग होता था। कंपनी के फाइनेंशियल हिसाब से नहीं डिसाइड करते। लोन लिया, और लोन लेना जो है वो लिया, और वो कब पे करना है? वो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करना है, 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, या उसके बियॉन्ड पे करना है, वैसा। पड़ोसी को जगह ही है, नींद अच्छी आ रही है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आइटम निकल कर आ रहे हैं? लोन रिपेबल ऑन डिमांड। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि तिवारी जी हैं, उनके पड़ोसी ने उनको बोला कि भाई मुझे 50,000 दे दे, और मुझे जाना है किसी के साथ घूमने के लिए। इसने कहा ठीक है भाई ले जा। इसने कहा कब वापिस करेगा? इसने कहा यार जब होगा तब तुझे दे दूंगा। इसने कहा ठीक तो है, लेकिन मुझे अगले महीने जरूरत पड़ेगी, जब मैं तुझे फोन करूँ चुपचाप पैसा मुझे भिजवा देना। दिस इज लोन पेबल ऑन डिमांड। आप किसी से पैसा लेते हैं, जब वो मांगेगा तब दे देंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। देर इज नो सच टाइम लिमिट इन दैट। लोन रिपेबल ऑन डिमांड उसको बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी बात आती है हमारे पास क्या है यहाँ पर? ये लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी बोला था मैंने आपसे, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, ये भी आपको क्या करना होता है? एक ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन फाइनेंशियल ईयर पे करना पड़ता है, अदरवाइज आप बैंक में डिफॉल्टर हो जाएंगे। फिर है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, की बात करी थी हमने कल भी, कि भाई डिवेंचर है आपके अगले फाइनेंशियल ईयर में रिडीम होने वाले हैं, तो उनको क्या हम मानते हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रिपेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन हो। और अब आ गया क्या? डिपॉजिट्स। याद है मैंने आपको क्या बोला था? पब्लिक डिपॉजिट समझ गए हम क्या चीज थी? क्या चीज थी? लॉन्ग टर्म थी वो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पब्लिक डिपॉजिट्स, नॉन करंट लायबिलिटी थे। डिपॉजिट्स क्या है बताइए? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है। ठीक है जी, तो कभी कंफ्यूजन नहीं पड़ना। अगर वो लिखा है पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है? वो लॉन्ग टर्म है। और अगर सिर्फ डिपॉजिट्स लिखा है तो क्या मतलब है उसका? शॉर्ट टर्म है। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी आएंगे, आइए चलते हैं। अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर स्पेसिफाइड होगा तब हम उसको मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। और चलते हैं जरा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में कल की क्लास में डिस्कस कर चुका था आप लोगों के साथ, उस पर डिस्कशन में नहीं जाएंगे। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग का डिफरेंस बता रहा है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स ओरिजिनली क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं, बट एज सुन एज दे बिकम ड्यू, वो क्या बन जाते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होते हैं? जन्म से ही क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म होती है। आपने लोन ही ले लिया 11 महीने के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म, ये डिफरेंस है। वो विद पैसेज ऑफ टाइम क्या बनती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग बनती है। ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्या कहलाती है? शॉर्ट टर्म ही कहलाती है। वो डिफरेंस उसके अंदर है।
ट्रेड पेबल अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, क्रेडिटर और बिल्स पेबल हम लोग लेके चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखना जरा, एक एक और इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेड पेबल सिर्फ वही कहा जाएगा जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होगा। अब लेकिन एक एक कंपनी ने अपनी फिक्स एसेट्स बेच दी थ्रू एन एजेंट, ठीक है। एजेंट को 10,000 रुपए की फीस देने वाले हम लोग, ठीक। तो विल बी शोन अदर करंट लायबिलिटी, नॉट अ ट्रेड पेबल। इज दैट क्लियर? भाई मान लो आपने अपनी कोई मशीन बेची, उसके लिए आपने किसी ब्रोकर को हायर किया। ब्रोकर ने आपसे 10,000 रुपए का क्या लेना, कमीशन लेना है। वो कमीशन पेबल है उसका। तो ये कमीशन क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ट्रेड पेबल की कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि एसेट से रिलेटेड था। लेकिन अगर आपने गुड्स खरीदने के लिए कोई ब्रोकर हायर करा, उसको जो पेमेंट डालनी है, वो ट्रेड पेबल की कैटेगरी में जाएगा। एसेट्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगी, शॉर्ट टर्म वाली होगी, ट्रेड पेबल की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। कहाँ डालेंगे उसे? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर डालेंगे, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एसेट से रिलेटेड था। लेकिन यही अगर गुड्स से रिलेटेड होता, इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द ट्रेड पेबल। ये ध्यान रखना। क्रेडिटर और बिल्स पेबल के अंदर कौन से वाले क्रेडिटर बिल्स पेबल आएंगे? जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो। मशीनरी के खरीदने बेचने से रिलेटेड चीजें यहाँ नहीं आएंगी, क्योंकि मशीनरी क्या कहलाती है, नॉन करंट आइटम है, उससे रिलेटेड है। ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है, ये कहाँ यूज होगा, जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे। जब आप रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इस्तेमाल होगा। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या कैटेगरीज आई हैं देखिए। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, आप इसका मतलब अच्छे से समझते हैं। इंटरेस्ट ड्यू हो गया था लेकिन पेमेंट का टाइम नहीं आया, और बैलेंस शीट क्लोज करनी पड़ गई। ये ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे ही नीचे आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये कौन सा वाला है? कि इंटरेस्ट का ड्यू भी हो चुका था और उसका टाइम भी आ गया था। ये जब हमने पार्टनर्स लोन पढ़ा था तब आपके सामने चीज, ये भी दोनों के दोनों अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल जाती है, उसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बात करी थी किस चीज की, देखो यहाँ पर ये प्रपोज डिविडेंड, और ये क्या है, अनपेड डिविडेंड। अब ये हमारे पास एक और चीज आई है, क्या? अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड इज गॉन। प्रपोज डिविडेंड आपने देख ही लिया था, किसका पार्ट बना था? अदर करंट लायबिलिटी का बना था। अब आ गया क्या, अनपेड डिविडेंड। यू डिक्लेयर डिविडेंड, ठीक है जी, लेकिन अभी वो पे नहीं हो पाए हैं। ठीक है। और एक अनक्लेम डिविडेंड भी होता है। अनपेड मतलब कंपनी की तरफ से कमी थी, भाई कंपनी किसी रीजन से डिविडेंड नहीं पे कर पाई। और अनक्लेम डिविडेंड का मतलब क्या था? कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने क्या कर दिया, ऑफर भी कर दिए, लेकिन क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये वेरिएशन है जिन्हें ध्यान रखना। डिविडेंड तो भूल जाइए, अभी इससे नहीं है। पोस्ट डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, इसमें डिस्कशन लेके चल रहे हैं। क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर? अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। अनपेड क्यों है? क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं करा। ये अनपेड क्यों है? क्योंकि कोई टेक्निकल फॉल्ट कंपनी के नाम पे राइज हो गया था। कैसे? एक शेयर के दो दो होल्डर निकल के आ गए, दो लोगों ने क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। तो वहां कंपनी क्या करेगी, वेरिफिकेशन करेगी अभी एक्चुअल में कौन रियल ओनर है। ऐसा भी हो सकता है। तो अनपेड या अनक्लियर डिविडेंड, वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर सेटल करने होते हैं, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल सेटल करने होते हैं। तो किस कैटेगरी का पार्ट बन गई है? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बने। दिस इज फाइन। अनपेड डिविडेंड्स आर डिविडेंड डिक्लेयर बट दे रिमेन अनक्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। तो इनका क्या करते हैं? ये अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पेबल, ठीक है, डिक्लेयर्ड बट रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड, तो ये सारी की सारी सिनोनिम्स है। अनपेड बोल दें, ठीक है, डिविडेंड पेबल बोल दें, अनक्लेम्ड बोल दें, किसका पार्ट बनते हैं? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनते हैं, करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है। और ये कैश फ्लो रेशियो में इक्वली इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आया तो यू विल फील डिफिकल्ट अबाउट। और ये हेडिंग और सब हेडिंग में भी पड़ता है पार्ट, कई बार आता है। और देखें जरा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल और उस पर इंटरेस्ट है। आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट करा, उसको पूरा दे दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको प्रोपोर्शनेट दे दिया। तो जिनको रिजेक्ट करा उनका पैसा वापस भी तो करना है। नहीं पैसा वापस करा, उस पर इंटरेस्ट लग गया। ये वाला अमाउंट है। और ये कब वापस करना है आपको? विद इन वन फाइनेंशियल ईयर वापस करना है। अनपेड मेच्योर डिविडेंड, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। आपने लोगों से डिपॉजिट्स लिए थे। डिपॉजिट्स क्या थे, लॉन्ग टर्म थे या शॉर्ट टर्म थे? शॉर्ट टर्म थे। तो उनका इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। अब वो डिपॉजिट मेच्योर हो गए, मतलब डिपॉजिट 10 महीने के लिए थे, 10वां महीना निकल गया। अब वो डिपॉजिट और उसका अमाउंट और उस पर जो इंटरेस्ट था, ये दोनों क्या कहलाएगा? अदर करंट लायबिलिटी कहलाएगा। ऐसे ही अनपेड मेच्योर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, जरा समझना ध्यान से।
एक कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को रिडीम करती है, अभी बताया था मैंने। मेरे पास 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर में मुझे 2 लाख के डिबेंचर रिडीम करने हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में उन्हें क्या मानूंगा मैं? अदर कर शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट बनेंगे वो। ठीक है जी। अब प्लीज समझना बात को। इस पर जरा डिफरेंस देखना। हमने हमने बोला आपसे क्या, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि हमारे पास 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स थे, और वो डिबेंचर्स में से 2 लाख और यहाँ 8 लाख है, ठीक है। दे आर, और हमारे पास कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 31 मार्च 2024 है। 31 मार्च 2024 को ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे आपके? अदर करंट लायबिलिटी कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे? आपके नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएंगे। इज इट ओके विद यू? क्यों? क्योंकि ये अगले फाइनेंशियल ईयर में इनका रिडम्पशन कब होना है? 31 मार्च 2025 से पहले पहले इनका रिडम्पशन होना है। तो 31 मार्च 2024 को मैंने क्या मान लेंगे? करंट लायबिलिटी मानेंगे, अदर करंट लायबिलिटी उनको मानेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। चलो, तो ये अदर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट बन जाएंगे, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है जी। मत करो ऐसा, शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट बन गया। चलो, अब मुझे बताओ, 31 मार्च 2025 हो गया, निकल गया, अभी भी पेमेंट नहीं हुई, अब इनका स्टेटस क्या है? हाँ, नॉन करंट। अरे बाबा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जब तक उसका टाइम पीरियड नहीं आया तब तक हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट बनाया। उसकी मैच्योरिटी डेट निकल गई, हम नहीं पे कर पाए, अब क्या है वो? उधर मत देखना, क्या बने, क्या क्या स्टेटस बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग। क्या बनेंगे? सिंपल अदर करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। जब तक उनकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई थी वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर थे। अंडरस्टैंड? एक डिबेंचर है, ये असल में क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। ठीक है जी। उसका 1/5 पार्ट, 2 लाख, अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है? रिडीम होने वाला है। इस फाइनेंशियल ईयर में क्या बन गया? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बन गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बन गया। अब वो ड्यू डेट निकल गई जब उसे पे करना था, अब वो क्या कहलाएंगे? अब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट नहीं, अब वो क्या है? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इज इट ओके? दे आर इनिशियली लॉन्ग टर्म बोरोइंग, व्हेन दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल, तब बनते हैं क्या? वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट। जब उनकी ड्यू डेट निकल गई तब क्या बन गए वो? ऑर्डिनरी अदर करंट लायबिलिटी बन गई, तब वो बोरोइंग का पार्ट नहीं रहेंगे। बोरोइंग का पार्ट कब तक है वो? जब तक उनकी डेट ऑफ रिडम्पशन नहीं आई थी। जैसे 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 तक क्या रहेंगे वो? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। 31 मार्च के बाद अगर नहीं पे कर पाए आप उन्हें, तो क्या बन जाएंगे वो? अदर करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। ये पार्ट यहाँ पर है, देखिए। हाँ, अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स और इंटरेस्ट एक्रूड। अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स, मेच्योर डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ? कि वो शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला फेज पार कर चुके हैं, डेट निकल गई उनकी, अब हम उनको पे नहीं कर पाए, तो क्या कहलाएंगे वो? हमारे अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट कहलाएंगे। अदरवाइज वो किसका पार्ट बन के बैठे थे? शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट बन के बैठे थे। ठीक है। अब बारी आती है कॉल्स इन एडवांस। याद आया कुछ? पिछले केस में पढ़ा था, आपको कोई व्यक्ति अलॉटमेंट की स्टेज पर क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे देता है, कोई फर्स्ट कॉल की स्टेज पे फाइनल कॉल का पैसा दे देता है, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती हैं। ठीक है। मान लो आपने फर्स्ट कॉल जो ड्यू करी थी 31 मार्च को ड्यू करी थी, इसकी पेमेंट 10 अप्रैल को आनी थी, बुक्स क्लोज हो गई। अब एक शेयर होल्डर ने क्या किया, फाइनल कॉल तक का पैसा भी 31 मार्च को पे कर दिया, जैसे ही कॉल ड्यू हुई तुरंत पैसा भेज दिया। तो 31 मार्च को क्या स्टेटस है? वो फर्स्ट कॉल और वो फाइनल कॉल दोनों क्या कहलाएंगे? एडवांस ही तो कहलाएंगी। भाई देखो, 10 अप्रैल तक आपको पैसा मिलना था ना, 10 अप्रैल से पहले पहले पैसा मिल गया आपको, तो आपके लिए कॉल्स इन एडवांस है वो। और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मार्च को क्लोज हो रही है, तो ये कॉल्स इन एडवांस जो है, ये आपके लिए क्या है? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अदर पेबल्स, अदर पेबल्स जो है, अब ध्यान से देखना अदर पेबल्स क्या क्या होते हैं। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो प्रोविडेंट फंड पेबल, अभी किसी ने बात करी थी, और ईएसआई पेबल, ये क्या चीज होती है जरा समझिएगा। एक एम्प्लॉय जो होता है
वो जब रिटायर होता है तो उसको उसके प्रोविडेंट फंड का पैसा भी मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, उनको ग्रेचुइटी मिलती है, उनको ऑन लीव मिलती है। याद है ऑन लीव? ऑन लीव का प्रोविजन क्या था? लॉन्ग टर्म था, ठीक है। और ग्रेचुइटी का प्रोविजन क्या था? लॉन्ग टर्म था। लेकिन समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोविजन फॉर ऑन लीव लॉन्ग टर्म, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी लॉन्ग टर्म, लेकिन ऑन लीव पेबल और प्रोविडेंट फंड पेबल, ये क्या है? जहां पेबल आ गया मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में उसे क्या करना है? पे करना है। तो क्या बन जाएंगे वो? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी बनेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर क्या? ऑन लीव। ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पर ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये प्रोविजन, ये प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर ऑन लीव, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ठीक है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये सारे किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पार्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पार्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले क्या कि अर्नड लीव पेबल, और बोले हमसे क्या? ग्रेचुटी, ग्रेचुटी पेबल, हमसे क्या बोले? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पेबल, ऐसे बोले। और हमसे बोले क्या? ईएसआई पेबल। जहां पेबल लग गया वो क्या बन जाएंगे? आपकी अदर करंट लायबिलिटी बन जाएंगी। क्यों? एम्प्लॉय रिटायर हो गया, अब उसका पैसा ड्यू है, तो हमारे लिए तो पेबल हो गया ना वो। ऑन लीव पेबल है क्योंकि एम्प्लॉय रिटायर हो गया, हमें उसका पैसा देना है, विद इन मंथ देना पड़ता है। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एम्प्लॉय जिस दिन रिटायर होगा उसी दिन उसके सारे के सारे ड्यूज क्लियर करने की कोशिश करी जाती है। वरना पुराने जमाने में ये होता था, एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता था अपने ऑफिस के ऑफिसर्स को घूस खिलाता था, तब उसका ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड ईएल का पैसा रिलीज होता था। मतलब सोचो, जिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी करके गए हो वही रिश्वत दोगे, वहां से पैसा मिलेगा आपको। ये अर्न लीव पेबल, दिस इज अर्न लीव। कल समझाया था अर्न लीव क्या होती है। ये प्रोविजन थोड़ा ही है, खत्म के लिए थोड़ी बना रहे हो। ये तो बंदा रिटायर हो गया, पेमेंट करनी है आपको, है। इसमें बताऊंगा। तो वो लाइबिलिटी प्रोविजन था पहले पुराना वाला, अब वो लाइबिलिटी बन गया है। हाँ, क्या चीज? प्रोविजन और पेबल में क्या फर्क है? हाँ, प्रोविजन जो था वो आप 10-15 साल से बना के चल रहे थे, अब आदमी रिटायर हो गया, अब वो सारा प्रोविजन किसमें? भाई पहले तो प्रोविजन था, नाउ इट बिकम्स योर लायबिलिटी। एक एम्प्लॉय के लिए आपने प्रोविजन बनाया था ग्रेजुएटी का, 15 साल से बना रहे थे, अब 15वां साल आ गया, अब वो रिटायर हो रहा है, अब वो प्रोविजन थोड़ी रहेगा, नाउ इट इज पेबल। अरे जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होगा उस दिन तो पे करोगे उसको, तो क्या बन गया आपके लिए? अब लायबिलिटी बन गया। तो अगर प्रोविजन होगा तो वो लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन पेबल अगर है तो क्या कहलाएगा? वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन में ये चीज। अब एक और चीज आई है, ईएसआई, इसे कहते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 या 25 एम्प्लॉय से ज्यादा हो जाएं तब मैंडेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हिसाब से, तो आपको उनको क्या बनाना पड़ेगा? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और आपको उनकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट कर अपना कंट्रीब्यूशन देके ईएसआई में देना पड़ेगा। एक स्कूल है मेरे ख्याल से, समोविल है या रायन है शायद, एडोब की बिल्डिंग है ना जो, उससे थोड़ा आगे जाते हैं, सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड पे स्कूल पढ़ते हैं। समोविल है वो, समोविल। तो समोविल की तरफ जाते हैं ना, तो राइट हैंड साइड पे इनकम टैक्स का ऑफिस पड़ता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का ऑफिस पड़ता है, ईएसआई हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, ठीक है। ये वो है ईएसआई। ईएसआई से क्या होता है, किसी एम्प्लॉय की अगर डेथ वगैरह हो तो कंपनसेशन मिलता है, और उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, ईएसआई कार्ड बनता है उसका। तो आपकी कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपने एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए ये ईएसआई की पेमेंट करनी पड़ती है, और हर साल करनी पड़ती है। तो अगर ये पेमेंट ड्यू हो गई तो क्या कहलाएगी आपके लिए? अदर करंट लायबिलिटी कहलाएगी। नहीं, एम्प्लॉय की सैलरी से प्रोविडेंट फंड जाता है, ये नहीं जाता, ये प्योरली कंपनी को देना पड़ता है। और हाँ, थोड़ा बहुत डिडक्शन एम्प्लॉय की सैलरी से भी होता है, होता है, होता है। सुनो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का जो डिडक्शन है वो न्यूनतम प्रोविजन है, ठीक है जी। देखो समझना,
अगर लिखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेबल तो करंट लायबिलिटी है वो। और सिर्फ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लिखा है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, क्योंकि आप प्रोविजन बना रहे हो, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसका पैसा वापस करेंगे। ठीक है। तो ईएसआई भी और प्रोविडेंट फंड भी, इनमें दोनों में एम्प्लॉय भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है। एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा हो जाता है, जब वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन बनती है वहां से। और ईएसआई में क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई मिस हो जाए, उसे कंपनसेशन मिलता है एक, और उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है दो। ईएसआई प्रोविजन नहीं होता, ये तो सीधा पे करना होता है। ईएसआई इज नॉट अ प्रोविजन, ये तो आपको पे करना है हर महीने। प्रोविडेंट फंड प्रोविजन होता है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस पेबल, ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपकी कंपनी बनेगी, आपके एम्प्लॉयज होंगे, तो आपको उनके बेनिफिट के लिए ये सब। और ये सरकार ने बना रखा, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट दिया जाता है। खूब सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े मेजर ऑपरेशन, छोटे ऑपरेशन, खूब सारी सर्जरीज इस कार्ड के अंदर होती हैं। एम्प्लॉय को एक कार्ड मिलता है, वो और उसके परिवार के लोगों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। हालांकि करप्शन वहां भी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से तो कुछ सही होता है। ऐसा कर, दिस इज फाइन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अभी हमने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह के बारे में, अदर करंट लाइफ, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे चले आते हैं। वही है, क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगर एक फाइनेंशियल ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर चलेगा तो जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बनते हैं। ठीक है, आ जाइए। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, और कोई भी अदर। ये प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ईयरली बेस पर बनता है, तो शॉर्ट टर्म कहलाता है। ऐसी कोई भी एक्सपेंस आपके पास होता है, उसके लिए आप प्रोविजन बना के चलते हो। जैसे मान लिया आपको मालूम है कि हर साल मेंटेनेंस होती है, आपने आपने प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस बना दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बना दिया, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट बना दिया। एम्प्लॉय को कोई भी छोटे मोटे बेनिफिट आप देना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने प्रोविजन बना दिया। भाई आपको लगता है कि दिवाली पे या विश्वकर्मा पूजा पर आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज को कोई गिफ्ट देना है। तुम बेचैन क्यों हो बेटा इतना? याद आ रही है किसी की? आराम से बैठो। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर टैक्सेस शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में चले गए हैं। अदर प्रोविजंस जो हैं, अच्छा अब ये देखिए प्रोविजन और रिजर्व का डिफरेंस। याद है एक चैप्टर पढ़ा था आपने बचपन में, डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन की अगला चैप्टर था वो वाला चैप्टर। प्रोविजन समझ लीजिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। प्रोविजन किसको कहते हैं? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर मालूम है लेकिन अमाउंट मालूम नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। नेचर मालूम है लेकिन अमाउंट नहीं मालूम है, उसे प्रोविजन बोलते हैं। रिजर्व क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, ना नेचर मालूम ना अमाउंट मालूम, सिर्फ रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स। लेकिन अगर आप बोले स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वैसा भी होता है। तो डिफरेंस है, 11th में पढ़ा था, जल्दी से देख लेते हैं। प्रोविजन लायबिलिटी नेचर का होता है, और वो रिजर्व जो होता है वो अप्रोप्रिएशन होता है, शेयर होल्डर का पैसा होता है। ये पर्पस स्पेसिफिक पर्पस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए होता है। रिजर्व जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। ठीक है जी। चार्ज है, प्रोविजन चार्ज है। याद है जब मैंने बचपन में आपको मतलब पार्टनरशिप में चार्ज और अप्रोप्रिएशन बताया था, तो किसी भी तरह का प्रोविजन इज द चार्ज, और रिजर्व क्या होते थे, अप्रोप्रिएशन कहलाते थे। ये क्या अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। रिजर्व अगर यूज हुआ तो यूज हुआ, अदरवाइज उसे आप डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो। प्रोविजन यूज हुआ तो यूज हुआ, नहीं यूज हुआ तो पड़ा रहेगा, उसे डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। हाँ, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी आपके डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो भी देखा था प्रोविजन का कोई यूज नहीं होता, पड़ा ही रहता है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी साइड का आइटम जिसे हम पे ऑफ नहीं करते थे, याद था? प्रोविजन डिसोल्यूशन में ओम नमः सफा चटता है, डिसोल्यूशन में नहीं पड़ा कुछ लोगों ने। बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर दिखता है प्रोविजन, और ये कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखता है। या फिर ये प्रोविजन करंट और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भी दिखेगा। बैलेंस, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। और ये बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन से लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर दिखता है ये वाला पार्ट। और ये कहाँ दिखता है? सरप्लस, सरप्लस की कैटेगरी में जाके दिखता है। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, प्रोविजन को बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। लेकिन रिजर्व को बाहर कर दिया जाता है इन्वेस्ट, और वो रिजर्व फंड बन जाता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोविजन बनाना एज पर एक्रूवल, एज पर प्रूडेंस, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट कंपलसरी है।
रिसिप्ट बनाना कंपलसरी नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, मैटर ऑफ प्रूडेंस है, ऐसा करके, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं बोलूं आपके सामने कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी, एक बार देखें जरा। ये आपकी कंपनी की बैलेंस शीट थी। इनमें देखो क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है, इधर देखिए। हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिस्कस कर लिया, डेफर्ड कर लिया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। हो गए सारे आइटम डिस्कस। लायबिलिटी सेट पूरी डिस्कस हो चुकी है। अब आप देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के दिखते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। चेड द मेजर हेड, मतलब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर मेजर हेड क्या थे? शेयर होल्डर फंड था, शेयर एप्लीकेशन मंडी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी की पार्ट बोले थे ये वाला। ये नहीं, इतना आसान मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसा दिखता है आपको। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आने वाले आइटम आपके सामने: कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी था, इन्होंने नहीं दिखा रखा वैसे। ये सब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। ये आ गया देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आ, किस हेड के अंदर, किस हेड और सब हेड के अंदर ये दिखाए जाएंगे, देखिए। फोर्फिटेड शेयर अकाउंट बताओ किस हेड के अंदर जाता था? सब्सक्राइब्ड एंड, और सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड भी हो सकता था। तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दिखेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड के अंदर भी दिख सकता है अगर नॉट फुली पेड की कैटेगरी ना बनी। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड के अंदर तो आएगा ही आएगा। तो अब कोई एग्जामिनर बोले नहीं जी ये तो फुल्ली पेड के अंदर भी आ सकता है, नॉट भी, तो आप लिखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर एज एन एडिशन दिखता है। सब्सक्राइब में तो दोनों ही आएंगे ना, फुल्ली और नॉट फुल्ली दोनों आएगी, वहां एज एन एडिशन दिखेगा। ठीक है। और सब सब हेड क्या बना? सब्सक्राइब कैपिटल। मेजर हेड क्या बना? शेयर होल्डर फंड। वो डिविडेंड कहाँ जाएगा बताइए? अभी पढ़ा था। करंट लायबिलिटी क्या? अदर करंट लायबिलिटी, और अदर करंट लायबिलिटी इज व्हाट? सब हेड, और करंट लायबिलिटी इज व्हाट? मेजर हेड, ठीक है जी। अनक्लेम्ड डिविडेंड किस तरफ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी, और मेजर हेड क्या? करंट लायबिलिटी। अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड कहाँ जाएगा? ये मैंने, गलत गलत गलत, ये पढ़ा है नहीं अभी, रुक जाओ। ये नहीं पढ़ा है। अबे नहीं पढ़ा, पढ़ा रहा हूँ। इसको डिस्कशन करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। बचपन में आपने एक टर्म पढ़ी थी, कंटिजेंट लायबिलिटीज, वो है ये। तो अभी हमने लायबिलिटी पढ़ ली, अब जरा पढ़ते हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैं इस पे दोबारा से आऊंगा। चलिए कंटिजेंट लायबिलिटी पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन पहले दे दिया इन्होंने, कंटिजेंट लायबिलिटी। अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, मैं बताऊंगा अभी क्यों लिखा है, रुक जाओ। अभी इसको मैंने भी, यहाँ यहाँ मैंने इसको छुड़वा, यहाँ मैंने इसको भी रोका था ना। डिविडेंड को मैंने कहा था रोक दो, अभी थोड़ा सा बताया था ना, अभी बताऊंगा क्यों रोका था। ऐसे चली गई, मुझे मालूम है चली गई। ये आ गया आपके पास, ये रहा। हालांकि ये एसेट्स के बाद दिखना था, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं इसका। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटीज विच मे हैपन, विच मे नॉट हैपन इन फ्यूचर, डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट इन फ्यूचर। सो अंडर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आप क्या करके दिखा देते हैं? बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट बना के दिखा देते हैं। जो लोग 11वीं में, मेरे पास से याद है फुटनोट बताया था कंटीजेंट लायबिलिटी का, नहीं ध्यान है, चलो कोई बात नहीं। वो लायबिलिटी विच मे हैपन, मे नॉट हैपन,
डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग? कंटीजेंट। जैसे मान लिया किसी कंपनी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया कि भाई आपने हमारी पेमेंट रोक ली है। हमने कहा हमने तो सारी पेमेंट कर दी आपकी। उन्होंने कहा नहीं, आपने हमारा 10 लाख रुपए का पेमेंट रोक दिया। वो कोर्ट ऑफ लॉ में चले गए। अब अगर हम मुकदमा हार गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 लाख देना पड़ेगा। जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, उसे क्या कहते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दो तरह से होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी और एक कमिटमेंट। कमिटमेंट कौन से? कैपिटल कमिटमेंट, मॉनेटरी कमिटमेंट्स होते हैं। आइए देखते हैं कैसे होते हैं। ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है रिवाइज्ड, उसके अंदर ही सारी चीजें आती हैं। और अच्छा, अब मैंने डिविडेंड की बात करी थी ना, आपने बोला डिविडेंड बोला हुआ है, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। प्रपोज्ड डिविडेंड है सिर्फ। डिविडेंड दो तरह का होता है। एक प्रपोज हुआ, प्रपोज जैसे हमने यहाँ पर बताया था आपको, ये हमारे पास है प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या है ये? प्रपोज्ड डिविडेंड दो तरह से बना। एक नॉट अप्रूव्ड इन एजीएम, या येट टू बी अप्रूव्ड, येट टू बी अप्रूव्ड। और दूसरा क्या है? प्रूव्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। अब सुनिए, आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, लेकिन अभी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है और वो अप्रूव नहीं हुआ है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है देना तो है ही जनता को। कब देना है? जब अप्रूव हो जाएगा। अप्रूवल कब होगा हमें नहीं पता। तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स योर कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी बनता है। वो डिविडेंड विच इज ओनली प्रपोज्ड, विच इज नॉट अप्रूव्ड येट, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रपोज डिविडेंड। और अगर वो अप्रूव हो गया एजीएम में, तो अभी बताया था क्या बन जाता है फिर ये? फिर किसका पार्ट बनता है ये? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है। ठीक है। इज इट ओके? बात क्लियर है? तो चलो देखिए अब आपके पास अभी क्या नहीं है, बोलो। रिवाइज होते रहते, कल भी तो बताया था रिवाइज होते चले जाते हैं रिवाइज। सुनो ध्यान से, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर इज आल्सो कंटीजेंट लायबिलिटी। जो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होगा, देखा होगा, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड को कुछ नहीं करते थे। करंट ईयर वाले को क्या करते थे? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो मानते थे। ठीक है। प्रीवियस ईयर वाले को फाइनेंसिंग आउटफ्लो मानते थे, करंट ईयर वाले को कुछ नहीं करते थे। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कंटीजेंट लायबिलिटी है ना। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। पिछले साल का तो अप्रूव हो चुका होगा। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, डिविडेंड का पेमेंट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कब मानते हैं फाइनेंसिंग उसको? जब वो पिछले साल वाला हो। करंट ईयर वाले को नहीं, करंट ईयर वाला कंटीजेंट लायबिलिटी है। ये ध्यान रखना। तो प्रपोज डिविडेंड अगर लिखा है सिर्फ प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, तो आपको नोट लगाना पड़ेगा वहां पर, ये प्रीवियस ईयर का है करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का है तो इस साल ये क्या बन जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी। और करंट ईयर का है तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? कंटीजेंट लायबिलिटी। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ऐसा करके आ जाइए। अब एक एक करके और देखते हैं यहाँ पर। कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डिस्क्लोज नोट्स टू अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी इज नॉट एक्नॉलेज एज डेट। कोई व्यक्ति कहता है कि आपने हमारे 50 लाख रुपए देने, हमने कहा कोई नहीं देना तेरा पैसा, हमने कह रहा कोर्ट में मिलेंगे, हमने कहा चल मिलते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। ये आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी सीखा था। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट। आपने एक बिल्स रिसीवेबल बैंक से डिस्काउंट करा दिया। सपोज मुझे रिधिमा से एक बिल्स रिसीवेबल मिला, मैं अपने बैंक में गया, उसकी पेमेंट 4 महीने बाद होनी है। मैंने बैंक को बोला कि ये बिल्स रिसीवेबल 10,000 का है, इसको डिस्काउंट करा दो। बैंक ने कहा ठीक है, 9,900 रुपये में हम डिस्काउंट कर देते हैं। अब 4 महीने तक वो बिल डिस्काउंटेड मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्यों भला? क्या पता वो डिसऑनर हो जाए 4 महीने बाद, तो मुझे बैंक से पैसा देना पड़ेगा। याद करिए डिसोल्यूशन चैप्टर। बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। डिसोल्यूशन में क्या एंट्री करी थी आपने? रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री करी थी, करी थी। और फिर आपने जिस बंदे से वो बीआर मिला था,
उससे पैसा मिला नहीं मिला उसके हिसाब से एंट्री करी थी। याद है डिसोल्यूशन की एंट्री? वी आर डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिसऑनर 10,000, 20 पैसा ऑफ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। तो आप पहली एंट्री क्या करते थे? रियलाइजेशन टू बैंक करते थे 10,000 की, तो 10,000 का 20% कितना? 2,000। उसकी एंट्री करते थे कैश टू रियलाइजेशन। और कभी ये भी लिखा होता था कि बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। तो आपको एक ही एंट्री करनी थी, रियलाइजेशन टू कैश है बैंक की। ये जब हमने डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था उसका यूज हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ कोई भी बिल्स रिसीवेबल जब आप डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, तो जब तक वो मेच्योर नहीं होता, इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑन यू। क्योंकि अगर बैंक को पैसा नहीं मिला, बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। ठीक है? याद है इस बार आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, लायबिलिटी इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डिस्काउंटेड बिल 7,004 रुपए की। याद है क्वेश्चन? क्या था ये? रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी वाला करना था। इसका डिस्काउंटेड बिल से कोई लेना देना नहीं था। आपको मालूम है वो कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगी। एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस आपने क्या कर दिया उसे? परमानेंट लायबिलिटी बना दिया, करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डाल दिया। हमने इस बार क्वेश्चन दिया था ऐसा इन लोगों को, और ये आपको पढ़ाते समय भी करवाया था ऐसा। चलिए पेपर देख लेना इनका। अब आया प्रपोज डिविडेंड। कौन से वाला? करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी है। लेकिन प्रपोज डिविडेंड जो है प्रीवियस ईयर का, वो कहलाएगा आपका क्या? चलिए आगे थोड़ा सा। अदर क्लेम फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल। इसको कर लेते हैं, इसको पार्ट को पूरा कर लें पहले। छोटा सा पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं ये वाला पार्ट। अब है कमिटमेंट। ये कमिटमेंट कौन से वाले हैं? अरे यार, मतलब पहले होता था ना फेसबुक वगैरह में एक स्टेटस डालते थे, कमिटेड, नॉन कमिटेड, ऐसा होता था। ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा भी कुछ? नहीं, इन रिलेशन ऐसा कुछ करके होता है। होता है? कौन से में होता है? कौन से सोशल मीडिया में होता है वो? नहीं होता? शायद होता था पहले। हाँ, होता है। अब नहीं पता कौन से में होता था। फेसबुक में, हाँ। कमिटेड फेसबुक में होता है ना? हाँ। हाँ। हाँ, अब नहीं होता मैरिटल स्टेटस। तब तो लोग झूठे डालते हैं। ठीक, कोई बात। एक बड़ा मशहूर गाना होता था, एक चेहरे पे कितने चेहरे छुपाते हैं लोग। ओ, तो ये तो मजनू वाले गाने सुनता है लड़के। हाँ चलो। तो चलो, कमिटमेंट, ये वो सोशल कमिटमेंट नहीं है, ये है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। क्योंकि बैलेंस शीट में तो फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करेंगे। है दामाद बाबू? गाली नहीं देने का दामाद, गाली नहीं देने का। चलो, चलिए देखिए। अब जरा समझे। मान लिया जाए कि ससुर जी ने दामाद जी को, ससुर जी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है सपोज, आलू वालिया कंस्ट्रक्शन के मालिक। आलू वालिया कंस्ट्रक्शन कौन है पता है? एल्कॉन स्कूल के मालिक। एल्कॉन का नाम क्यों पड़ा है एल्कॉन? AHLCON, आलू वालिया कंस्ट्रक्शन, इसलिए उसका नाम एल्कॉन पड़ा हुआ है। आलू वालिया कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है? दामाद बाबू, तो उन्होंने क्या करा, उनको मिला यहाँ सेक्टर 49 से जो भंगेल वाला पुल है उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 1,200 करोड़ रुपए का था। ठीक है? अब मुझे बताइए, 1,200 करोड़ का जो ओवर ब्रिज बनना था, और उसको बनना 2020 में शुरू हुआ था, वो 2022 में खत्म होना था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, इस वजह से वो हो गया, खराब हो गया। और पता क्या करा, वहां जो रॉ मटेरियल वगैरह रखा था लोगों ने चुरा चुरा के अपने घर बना लिए। साइड पे सरिया सीमेंट विमेंट सब पड़ा रह गया, कोरोना हो गया। तो भाई कोई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आया रात में, उठा के ले गया। तो कम से कम, 70-80 करोड़ रुपए का तो सीमेंट सरिया ईंटें लोग उठा के ले गए अपने घरों में बनाने के लिए। ऐसा करके था।
हमारा देश बहुत करप्ट है। मॉरली हम लोग स्ट्रांग नहीं है। मॉरलिटी नाम की चीज ही नहीं है। उत्तराखंड में देयर इज अ टिहरी डैम। टिहरी डैम में जो सीमेंट लगना था, वो सीमेंट जो था वहां नहीं लगा। आसपास के, अगर कभी टिहरी डैम में जाएंगे और आसपास के गांव की तरफ देखेंगे, सारे घर सीमेंट के बने हुए हैं। तो जो सीमेंट टिहरी डैम में लगना था, वो डैम के एम्प्लॉयज ने बेच खाया। और उससे आसपास के गांव, जितने भी आसपास के गांव जो भी मतलब नियर अप्रोचेबल थे, सब में जो सीमेंट के घर बने हुए हैं। वो सीमेंट के घर कैसे बने? टिहरी डैम का सीमेंट लगा वहां पर। ठीक है। और वो प्रोजेक्ट 1961 में शुरू हुआ था, 1971 में खत्म होना था, खत्म वो 2000 में जाके हुआ। बनना था 60 करोड़ में, खत्म हुआ वो, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से 5400 करोड़ में। 60 करोड़ में रशिया के कोलेबरेशन से बनना था। 60 करोड़ का बजट जो था, 5400 करोड़ तक चला गया। इतने करप्ट है हम लोग अंदर से, इतने करप्ट। नहीं है कोई मॉरलिटी। हाँ, लेकिन हम मॉरल, हमारे अंदर मॉरलिटी नहीं है। अगर हम देखिए, कहाँ से मॉरलिटी शुरू होती है? आप लोग ये ऐसे शुरू होती है। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो काम आपके माँ बाप ने आपको दिया वो पूरा से ढंग से करें। आप सब कुछ करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, यू आर मॉरली करप्ट। चलिए काम की बात करते हैं। तो दामाद बाबू को 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब दामाद बाबू पैसा डाले जा रहे हैं, पैसे तो खैर ससुर जी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम से डाल रहे हैं। बिल ब्रिज बनता चला गया। ठीक है जी। अब आप देखिएगा जरा, थिंक फ्रॉम यूपी स्टेट ब्रिज बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी स्टेट ब्रिज बिल्डिंग कॉर्पोरेशन को नोएडा अथॉरिटी ने काम दिया कि तुम ब्रिज बनवाओगे, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ससुर जी को, ससुर जी ने दामाद जी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ठीक है जी। अब जैसे जैसे वो ब्रिज बनता जाएगा, इनको पेमेंट होती चली जाएगी। हम बना रहे हैं अकाउंटिंग किसकी? नोएडा स्टेट ब्रिज, यूपी स्टेट ब्रिज बिल्डिंग का अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि कितना ब्रिज कितने टाइम में पूरा होगा, कितनी पेमेंट हमें पूरी करनी है। वो यूपी स्टेट ब्रिज बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के लिए क्या कंटीजेंट लायबिलिटी है। भाई पहले साल में टारगेट दिया गया कि आपको 30% ब्रिज बनाना है, और 1200 करोड़ का 30% कितना होता है? 360 करोड़ रुपया। तो 360 करोड़ रुपीज क्या होगा? अगले साल ड्यू बनेगा। ठीक है। वो कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। क्लियर तो नहीं है ना? तो ये वही चीज है। क्या एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल गुड्स बन रही है, आपने कोई बड़ी एसेट्स बनाने के लिए क्या कर रखा है? ऑर्डर दे रखा है। तो जैसे जैसे वो बनता जाएगा, वैसे वैसे आप पेमेंट रिलीज करेंगे। नहीं पेमेंट रिलीज करेंगे, मुझे क्या पता। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये वो है। एक बड़ा ब्रिज बनाने के लिए दे दिया, 20% पूरा हो, सॉरी 20% पूरा हो गया। अगले साल कितना पूरा होगा? तो अगले साल जितना भी होगा वो एस्टिमेट हम क्या मान के चलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या पता 30% से ज्यादा पूरा हो जाए, क्या 30% से कम पूरा हो जाए। तो जब केजरीवाल जी की गवर्नमेंट दिल्ली में पहली पहली बार आई थी ना, पहली बार टर्म में आई थी, उन्होंने जबरदस्त काम किया। जो ब्रिज और फ्लाईओवर बनने थे 3 साल में, वो 2 साल में बना लिए। जिनमें 210 करोड़ लगना था, उसे उन्होंने 180 करोड़ में बना लिया। किया काम। लेकिन अगले साल फिर मलाई खाई। तो चलिए, एक ही आया। दूसरा आया अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड। आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर लिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक का पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का 3 रुपया भी नहीं दिया। वो 3 रुपया कब देना है? जब कंपनी मांगेगी। कंपनी कब मांगेगी हमें नहीं पता। सो इट इज व्हाट? फाइनेंशियल कमिटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड। ठीक है। और एक और है यहाँ पर नंबर 3, जिन्होंने लिखा, वो है क्या? लिख लीजिए अपने पास, अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड बोलेंगे इसको। अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब होता है? आपको मालूम है ना, डिविडेंड जो है तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर ऐसे वाले क्यूमुलेटिव है, उनमें क्या होता है? सपोज 1 ईयर आपका डिविडेंड की लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपया। उस साल आपको लॉस हो गया, उस साल आप डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन उस डिविडेंड को एक्यूमुलेट कर लेंगे। अगले साल फिर लॉस हुआ, फिर 1 लाख का आपको डिविडेंड तो देने था उनको,
लेकिन क्योंकि प्रॉफिट हुआ था नहीं देंगे, 2 लाख। तीसरे साल आपको प्रॉफिट हो गया, तो अब क्यूमुलेटिव डिविडेंड में क्या होगा? पहले साल का अनपेड, दूसरे साल का अनपेड, और तीसरे साल का मिला के दिया जाएगा। इसे बोला जाता अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड। तो अगर आपकी कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या करें हैं, इशू करें हैं, तो क्या होगा? जो अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? कंटीजेंट लायबिलिटी। इस साल लॉस है, आपने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन एक्यूमुलेट करके रख लिया। अगले साल लॉस है, एक्यूमुलेट करके रख लिया। तीसरे साल आपको प्रॉफिट अगर हो जाए, तो आपको पहले, दूसरे और तीसरे तीनों का पे करना पड़ जाएगा। इसे कहते हैं अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड। तो जब भी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था ना, वो था ये। यहाँ लिख लीजिए, बुक ने मिस कर रखा है इसको। तीसरा भी देना पड़ेगा और पहले के दो भी देने पड़ेंगे। तीनों ही अदर करंट लायबिलिटी बनेंगे भाई। तीसरे साल में जब प्रॉफिट हो गया तो ड्यू हो गया ना वो, लेकिन उससे पहले साल का, दूसरे साल का कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है। अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड और कोई भी अदर कमिटमेंट जिसका नेचर स्पेसिफाई हो। तो अभी ब्रेक करते हैं 5 मिनट का, फिर विल स्टार्ट। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं आपको अभी दे रहा हूँ कि ये जो मैंने एनसीईआरटी का दिखाया था आपको 2025-26 का, ये वाला प्रिंट जो है, इसमें एक छोटी सी करेक्शन की जरूरत थी, वो करेक्शन नहीं हुई। आपको लगेगा कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी आपके सामने यहाँ पर। ये वाला, ये जो है ना, एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है इस जगह पे। नॉन करंट एसेट्स में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसमें चेंज है। वो ये इसकी जगह पर असली चीज क्या है? असली चीज ये रही, देखे यहाँ, ये रहा। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये रहा क्लासिफिकेशन। वो फिक्स एसेट्स लिखा था ना जहाँ पर, फिक्स एसेट्स नहीं है वो। उसकी जगह पे आपको ये लेके चलना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, और प्रॉपर्टी प्लांट से रिलेटेड ये वाला है, और इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड ये वाला है। ये हम लोग इशू शेयर्स में पढ़ा था ऑलरेडी। पर क्योंकि एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है, देखिए एनसीईआरटी में क्या दिख रहा है? फिक्स एसेट्स दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है? टेंजिबल इंटेंजिबल लिखा हुआ है। लेकिन ये बदल चुका है। ये नहीं है, ये पुराने वाला है। असली वाला आपके पास ये वाला है, ये, दिस इज द लेटेस्ट वन। तो जो पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग में चला गया, उसे ध्यान से ओवरलुक करें, एंड यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। अभी एसेट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी एसेट्स का डिस्कशन तो नहीं हुआ, अभी कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्कशन हुआ था। अब हम एसेट्स का डिस्कशन लेके चल रहे हैं। तो जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन गिवन थी, थोड़ी सी आउटडेटेड है वो, और उसको आप ध्यान रखना है। तो नॉन करंट एसेट्स फिक्स, और फिक्स में टेंजिबल इंटेंजिबल बन के आया था ना। तो इंटेंजिबल तो बिल्कुल ठीक है, जहाँ टेंजिबल लिखा है ना ये वाला, उसी जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। कंपनीज एक्ट ने रिवाइज किया कि टेंजिबल एसेट्स क्या होगी? या तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, या आपका प्लांट होगा, या आपका इक्विपमेंट्स होंगे। तो अब हम करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर ले उनको। ये टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स लिखा हुआ है ना इस जगह पे, देखो ये रहा, क्या लिखा है? टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। ये बदल गया है, इसकी जगह पे क्या है अब आपका? इसकी जगह पे आप इस तरह से लेके चलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सिर्फ ये टेंजिबल क्या है? ये आपका टेंजिबल रिप्रेजेंट करता है, टेंजिबल। और ये तो इंटेंजिबल है ही। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को टेंजिबल बोलेंगे, दूसरे को इंटेंजिबल बोलेंगे। आइए बस इसका क्लासिफिकेशन, जाग जाओ भाई, बस इसका क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से, फिर इंटेंजिबल एसेट्स पर एक एक करके हम लोग चलेंगे उसको। किसी का माइक ऑन है, जरा उसको बंद कर लें। अपनी बुक खोलिएगा फटाफट से, और बुक के उस पोर्शन को लेके चलेंगे जल्दी से। यहाँ आ गया।
ये शुरुआत हो रही है। शुरुआत हुई किसकी? आपकी नॉन करंट एसेट्स के साथ। कैटेगरीज में क्या क्या आया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया। दिस वाज योर टेंजिबल पार्ट, दिस वाज योर इंटेंजिबल पार्ट। ठीक है। उसके बाद आपके पास बारी आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। इन सबको एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है और देखना है। 1 घंटे बाद जाऊं मतलब? क्यों? तो क्या हुआ फिर? अरे स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है ना, ये आपके एग्जाम में आएगा बाद में। नहीं, 11th में ही आएगा। रुक जाओ। नहीं देखें। चलो देखें जरा इसको फटाफट से। बातें नहीं भाई, काम की बातें कर लेंगे। सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स जो आपके पास हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की कैटेगरी में डाली जाती हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आया, इंटेंजिबल एसेट्स आया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आया। प्रॉपर्टी प्लांट को क्या बोल रहे हैं? वो जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारी की सारी चीजें। इंटेंजिबल के अंदर क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। गुडविल, ब्रांड ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मस्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, पेटेंट लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। ठीक है। और यहाँ पर क्या आएंगे? फॉर्मूले। फॉर्मूले भी आता है। जो फॉर्मूले आप डेवलप करते हैं ना, एकेडमिक फॉर्मूले या किसी और तरह के फॉर्मूले, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं फॉर्मूले। ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? इंटेंजिबल में आते हैं। चलो, अब जरा कोई मुझे बताए, ये व्हाट इज पब्लिशिंग टाइटल? कैन एनीबॉडी टेल मी पब्लिशिंग टाइटल? बिल्कुल सही है, लेकिन सुल्तान चंद पब्लिशर है, पब्लिशिंग टाइटल नहीं है। ये देखिए जरा आपके सामने, ये हमारे देश में आने वाली मैगजीन है सारी की सारी। कॉस्मोपॉलिटन, इंडिया टुडे, डिस्कवर इंडिया, डिस्कवर इंडिया। और अगर आप बोलेंगे तो द हिंद, मतलब बहुत सारी मैगजीन्स हैं। ट्रेवल वाली आती हैं, फिल्म फेयर आती है, एक और आती थी स्टार डस्ट, एक वाहियात मैगजीन आती थी स्टार डस्ट पुराने जमाने में, हिंदी इंग्लिश में। बिजनेस टुडे। ठीक है। और वो फेमिना। हाँ, क्या चीज? जो भी होगा, ये सारे पब्लिशिंग टाइटल हैं। क्या है? ये सारे पब्लिशिंग टाइटल हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखें जरा। ये दिख रहे हैं सारे आपको? कैन यू सी देम? ये सारे पब्लिशिंग टाइटल हैं। ये जो टाइम्स ऑफ दिख रहे हैं, राजस्थान दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवज्योति, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदी हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब क्या है आपके? ये सब है आपके पब्लिशिंग टाइटल्स। ठीक है जी। चलो, पब्लिशिंग टाइटल तो समझ में आता है। व्हाट इज मस्ट हेड? ठीक है। अच्छा चलो सुनो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ। मान लो एक ब्रांड है, कोई कोई भी एक ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, ठीक है। उसमें अगर कोई वो मेरी फोटो चिपका देगा तो कोई खरीदेगा नहीं। मतलब ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मेरी फोटो चिपका दे, छोटी वाला गंजा, कोई नहीं खरीदेगा उसको। ठीक है। लेकिन अगर उसकी जगह पे आपके जो शाहिद खरगोश कपूर की फोटो लगा दें, रणवीर सिंह की, रणवीर कपूर की फोटो लगा दें, तो वो, मतलब जैसे मान लो कोई फिल्म मैगजीन है, उसमें इन स्टार की फोटो लगती है तो बिकते हैं। शानदार एंगल के साथ वो फोटोज बिकती हैं, अच्छे से बिकती हैं। ठीक है। तो जब भी मान लो क्या नाम है तुम्हारा? वैभव। वैभव जैसे मान लो एक मैगजीन देख रहा है, उसमें सुंदर सी आकर्षक सी किसी हीरोइन की फोटो दी, कहता है मस्त है भाई, ऐसा बोलता है ये। ठीक है। सिमिलरली, अगर आप किसी, लाइक अपोजिट जेंडर का तो अट्रैक्शन होता ही है भाई, ये तो है। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम में।
हाँ, नहीं, आई एम टेलिंग अ नॉर्मल थिंग, ही इज एक्टिंग वियर्ड, ही इज एक्टिंग सो वियर्ड भाई। बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र जैसे लोग जो है ना, वो उनकी साधनाएं भंग हुई हैं, तो ये हमारे तो हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स हैं भाई। इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। इसीलिए, अरे रुक जा, चुप। एक आकर्षक स्त्री का चेहरा, एक आकर्षक पुरुष का चेहरा मैगजीन के कवर पेजेस पे लगाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल लगता है, ठीक है। और आपने देखा होगा, जितने भी फैशन मॉडल्स बनते हैं, वो थोड़ी बनाते हैं वो, सुंदर बढ़िया चेहरे वाले लोगों को मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो तिवारी जी ने कोई मैगजीन देखी, बोला भाई मस्त है भाई ऐसे करके, और वैभव को दिखा, देख भाई तू भी देख ले, बहुत बढ़िया फोटो है। इट गोज इन दैट वे, वाइस वर्सा, ऐसा चलता है, ठीक है। तो इट्स क्वाइट नेचुरल, इसमें कुछ अलग नहीं है। काम की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मैगजीन में दिव्यांग की फोटो छपी, ठीक है, मस्त है ना, मुंडी छपती है, बहुत बढ़िया। मेरी छपेगी तो लोग फेंक देंगे कूड़े में, ये क्या मास्टर को बिठा लिया यहाँ पर जाके। एनीवे, सो व्हाट इज दिस पॉइंट? ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे इसको? मस्ट हेड, ठीक है। हाउ मस्ट हेड इज इंटेंजिबल एसेट्स, आओ बताता हूँ कैसे, आइए देखते हैं। देख रहे हैं आप, अमेरिका से 26 मई या 26 जून को 1991 को राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड, ठीक है। और ये जो थी, ये वाला आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये रहा, क्या दिख रहा है, देखिए, देखिए यहाँ पर, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, लॉस एंजलिस टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब जगह पे क्या खबर आई थी। और डेट आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी डेट, आई एम नॉट एबल टू सी द डेट हियर, मई या जून। अच्छा, आप देख रहे हैं, हर न्यूज़पेपर में राजीव असैसिनेटेड, राजीव गांधी असैसिनेटेड, गांधी असैसिनेटेड, राजीव गांधी इज असैसिनेटेड। क्या ये हेडिंग सेम लग रही है कहीं भी? नहीं होती है सेम, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ क्या होता है, इट वॉज अ ग्रेट न्यूज। एक आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर जो था, वो ब्रूटली असैसिनेट हुआ। और ये न्यूज जो बनी, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह से छपी, कहीं फोटोग्राफ इसकी लगी, कहीं पर उनकी डेड बॉडी की लगी, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, इस तरह से फोटोग्राफ निकल कर आया, ठीक है। तो अगर मान लो, जॉन अब्राहम की एक मूवी थी मद्रास कैफे, किसी ने देखी होगी, उसका प्लॉट इसी पे था। जॉन अब्राहम वाज अ स्पेशल सर्विसेज ऑफिसर, वो इस असैसिनेशन को रोकने की कोशिश करता है, कुछ सेक्शन ऑफ सेकंड से वो बच जाता है, और वो असैसिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब वो असैसिनेशन हुआ, तो उस मूवी के अंदर अखबारों की क्लिप दिखाई जाती है ना, जब कोई घटना हो जाती है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे करके दिखती है। तो अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं इस घटना की, इंडियन एक्सप्रेस की, लॉस एंजलिस टाइम्स की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, हिंदुस्तान टाइम्स की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, आप क्लिपिंग दिखाना चाहते हैं, तो उस क्लिपिंग को दिखाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस न्यूज़पेपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है, मस्ट हेड नहीं है, मैस्ट हेड्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? मैस्ट हेड्स कहते हैं। मास्ट हेड्स बोले, मैस्ट हेड्स बोले, ये होती है वो न्यूज, ये वाली न्यूज, ये न्यूज। अगर आप इसको दिखाना चाहेंगे, देन यू हैव टू सीक द परमिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पब्लिशिंग टाइटल। तो ये भी आपकी क्या कहलाती है? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। ये समझना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया। क्या है ये? मास हेड्स बोलेंगे, हाउ टू स्पेल इट आउट, हमें प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मास हेड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कई बच्चे क्या बोलते हैं, मस्ट हेड बोलते हैं, तो उन्हें लगता होगा कुछ ना कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। मास हेड्स क्या है? किसी पब्लिशिंग टाइटल की एक हेडलाइन है, समझिए। अब क्यों ये हेडिंग सिमिलर नहीं होती हैं इंडिया के अंदर?
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, वो गवर्नमेंट एफिलेटेड है। जैसे चाइना की अपनी अलग है, हमारे देश में पीटीआई कहते हैं उसको। जैसे रॉयटर्स, आपने देखा होगा, रॉयटर्स भी है, यूएस की, यूके की है शायद वो, और अलग अलग तरह से हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो कोई न्यूज की मैं हेडिंग, मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुई, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा टाइटल वो अभी आ रखा है नहीं आ रखा, पीटीआई की वेबसाइट पर डालता बंदा जर्नलिस्ट, अगर वो टाइटल फ्री होगा तो दिख जाएगा, नहीं फ्री होगा तो क्या होगा, कहेगा नहीं, इट इज ऑलरेडी टेकन। ऐसे करके न्यूज़पेपर में क्या होता है, हर रोज जो खबर छपती है उनके मेजर टाइटल होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं। आपको दिख रहा होगा, अलग अलग दिख रहा होगा। इन्हें मास्ट हेड्स बोला जाता है। और ये भी आपके लिए क्या कहलाती है, ये जो है आपका, ये वाला, ये भी आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या बोल रहे हैं? गांधी जी हैं, गांधी नहीं है, गांधी जी हैं। हाँ ठीक, ठीक है जी। और आज श्री लाल बहादुर शास्त्री का जी भी जन्मदिन होता है, वो भी होते हैं। वो कौन थे? कौन थे बताओ? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनाया। अंडरस्टैंड? जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, हमारे देश में देयर वाज अ ह्यूज स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अमेरिका ने अपना जो गेहूं था वो ओशियन में फेंक दिया था, ताकि वर्ल्ड में गेहूं के प्राइसेस, वहां बम्पर फसल हुई थी और हमारे देश में भुखमरी थी, नहीं दिया हमें। इन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का, एंड ही वॉज अ लेजेंडरी पर्सन। मतलब वेरी हाई मॉरल वैल्यूज वाला प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्होंने बोला कि ही हैज एड्रेस थ्रू द मासेस। उन्होंने बोला हमारे देश में अनाज की समस्या है, तो क्यों ना पूरे के पूरे देशवासी हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, मतलब व्रत रखें। ट्यूसडे के दिन पूरे देश में उपवास रखा जाता था, अनाज बचता था। इन दैट वे ही हैज टैकल दैट सिचुएशन। तो तुम्हें पता ही नहीं, अपने जो यूथ अपने रिच एंसेस्ट्रल हेरिटेज को भूल जाता है, उस यूथ का कोई फ्यूचर नहीं है। और हमारे देश के यूथ की सबसे बड़ी परेशानी है, वो क्या कहते हैं, जस्टिन भालू, उसकी खतरनाक सी लड़की गोम्स वोम्स, इन सब के चक्कर में पड़ते हैं, है ना। लेकिन अपने लोगों के बारे में पता ही नहीं है। और इनके बारे में आपको पता है, शास्त्री जी के बारे में नहीं पता आप। कभी सर्च करके देखना, गूज बम्स होंगे आपको उनकी कहानियां सुनकर। ये व्यक्ति जब स्कूल जाता था, एक नदी को तैर के पार करता था, क्योंकि इसके पास नाव में जाने के पैसे नहीं होते थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। एंड आई वाज फॉर्चुनेट अनफ, इनकी एक, इनकी पड़पोती थी, वो मेरे पास पढ़ने के लिए आई थी। शास्त्री, इनके इनके बेटे की ग्रैंड डॉटर मेरे पास आई थी। अब मैं, आई वाज फॉर्चुनेट अनफ कि मैंने उसके परिवार को कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो आप लोग तो यार इन वैल्यूज को ध्यान ही नहीं रखते हैं। मैंने बोला ना, हमारा देश जो है, हमारे यूथ और हमारे लोग मोस्ट थैंकलेस पीपल हैं इस वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं आगे, है ना, कहाँ छेड़ दिया, बोल फालतू की बातें कर दी। आइए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज अवेयर ऑफ एवरीबडी, हमने बताया था। कोई एसेस डेवलपमेंट की स्टेज पे, इंटेंजिबल एसेस अंडर डेवलपमेंट, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब अंडर डेवलपमेंट, पेटेंट डेवलपमेंट की फेज में चल रहा है। कोई आप न्यू टेक्नोलॉजी, अभी देख रहे हैं ना आप लोग, जोहो क्लाउड में अरताई एक व्हाट्सएप को compete करने के लिए चल रहा है। अरताई नाम सुना आपने? जोहो क्लाउडिंग का नाम सुना आप लोगों ने? इट इज ऑफरिंग ऑल सच सर्विसेज विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स। ठीक है। तमिलनाडु के रिमोट विलेज से ऑपरेट होती है कंपनी। ठीक है। इसका मार्केट वैल्यूएशन हुआ ही नहीं, क्योंकि लिस्टेड नहीं है। अगर मार्केट वैल्यूएशन होगा तो 1,50,000 लाख करोड़ की है ये कंपनी। श्रीधर वेम्बू, देखिए सर्च करना, आ जाके पता चलेगा आपको। आराताई है जो व्हाट्सएप को compete करने के लिए चल रहा है। पिछले 10 दिनों में 300 टाइम्स उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ चुका है। और आई आई जस्ट टेल यू कि आप लोग भी उस पर जाएं, अपने देश की चीजों को बढ़ावा दें, बजाय कि व्हाट्सएप जाके आप फिरंगियों को अमीर बना रहे हैं। आराताई है, करिएगा, कोशिश करिए। मैं तो आ गया उसके अंदर, आप भी ट्राई करिए। देखिए, हाँ, पीपीटी प्रेजेंटेशन के शानदार इसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए देखिए, एंड ही हैज ऑफर्ड, जितने भी हमारे टेक इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने बोला अगर आपको यूएस में नौकरी नहीं मिल रही, मेरे पास आइए, मैं नौकरी दूंगा आपको। और तमिलनाडु के रिमोट विलेज से काम करता है बंदा ये। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो चुका है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दो तरह के होते हैं भाई।
एक ट्रेड होगा, एक नॉन ट्रेड होगा। याद है ट्रेड और नॉन ट्रेड की डेफिनेशन? अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए। पहले ये देख लें जरा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी बाय योर कंपनी इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योर बिजनेस इंटरेस्ट, उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था कि आपकी कंपनी क्या करती है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको कोयला चाहिए, आपको आयरन ओर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको वाटर चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने देखा आपके कॉम्पिटिटर ने क्या करता है, कोल माइनिंग कंपनी में शेयर खरीद लिए और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में उसने शेयर खरीद लिए। तो कभी भी आपकी वाटर सप्लाई या कोल की सप्लाई रुक सकती है। तो आपने क्या किया ऐसी कंडीशन में, आपने क्या किया ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने कि वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी उसके स्ट्रेटेजिक 25% शेयर खरीद लिए, कोल माइनिंग कंपनी के भी 25% शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपका एक रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी में बैठेगा क्योंकि आप लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, तो आपके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे इन्वेस्टमेंट को ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बेचने के लिए नहीं होते हैं। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनता है। याद है हमने गुडविल के चैप्टर में इसको पढ़ा था। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? जब आप किसी कंपनी के शेयर को उसके प्राइस में होने वाले अप एंड डाउन के लिए खरीदते हो, उसे क्या बोलते हैं, हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होता है। बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, दे आर शोन इन अ नॉर्मल वे। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों होता है। और क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, डिबेंचर में, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फर्म्स में, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। ट्रेड और नॉन ट्रेड मैंने आपको बता दिया। डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा देखिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर सिर्फ लोन लिखा है तो वो लायबिलिटी वाला होगा, लेकिन लोन्स एंड एडवांस है तो वो एसेट्स वाला होगा। कैसे? लोन्स एंड एडवांसेस वी आर ऑफरिंग टू समबडी, हम भी तो दे सकते हैं लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेता है, लेकिन मॉरिशस को, श्रीलंका को, भूटान को, बांग्लादेश को और बाकी छोटी छोटी कंट्रीज को लोन देता भी तो है, फाइनेंशियल एड भी तो देता है, मालदीव को देता है। तो ऐसा थोड़ी कि हम हमेशा ही मांगते रहेंगे, हम देंगे भी। लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने ऑफर करे लंबे समय के लिए, ऑपरेटिंग साइकिल और फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड, उन्हें बोला जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनते हैं। अब जरा एक और, ये जो कैपिटल एडवांस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जरा ध्यान से समझे। कैसे? अगर आपने गुड्स को खरीदने के लिए पैसा एडवांस दिया तो इट्स अ सिंपल एडवांस, इट्स अ एक्सपेंस वाला एडवांस। लेकिन अगर आपने मशीन खरीदने के लिए कोई एडवांस दिया तो क्या कहलाएगा वो? कैपिटल एडवांस कहलाएगा। कैपिटल एडवांस का मतलब ये नहीं कि यू हैव एडवांस योर कैपिटल टू समबडी, नहीं। आपने किसी मशीनरी को खरीदने के लिए, किसी टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए, किसी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए, इफ यू हैव गिवन सम एडवांस, कॉपीराइट फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए कोई एडवांस दिया, तो कैपिटल एडवांस बोलते हैं। तो सिर्फ एडवांस जो करंट एसेट्स वाला एडवांस है, होता है ना एडवांस टैक्सेस, एडवांस एक्सपेंसेस, और कैपिटल एडवांस कौन सा वाला होता है, ये वाला। सच एडवांस आर नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश बट आर रिसीव्ड एज एन एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एडवांस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेंजिबल या इंटेंजिबल में कन्वर्ट हो, इसे कैपिटल एडवांस बोलते हैं। ठीक है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस क्या क्या हो जाते हैं? डिपेंड करता है, जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉई हैं, तो अगर आपको कार लोन लेना है या होम लोन लेना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लोन दे देती है। या मान लो आप बैंक के एम्प्लॉय हैं, तो बैंक के एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, मतलब मार्केट में रेट अगर 8% चल रहा होगा, 2% 3% के रेट से वो अपने एम्प्लॉयज को एडवांस दे देता है होम लोन के लिए। तो वो उस तरह के लोन से एडवांसेस अगर आपने अपने एम्प्लॉय को दिए तो वो उस कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर मान लो आपने, जैसे मान लो आप स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, आपने कोल माइन कंपनी को, आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को 10 साल का पैसा एडवांस दे दिया, ये लो भाई पैसा एडवांस रखो, हमें सप्लाई मिलती रहनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहलाते हैं। दिस इज फाइन। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आए हम किस पे, अदर नॉन करंट एसेट्स पे। ये देखते चलना जरा, ये हटा दें यहाँ से, हटा दें। ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, ये हो चुका है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात कर रहे थे।
नाउ वी आर ऑन दिस पार्ट, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये वाला पार्ट, ये रहा। अभी एक बच्चे ने पूछा था ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और मैंने आपसे कहा था कि तीन तरह के डिपॉजिट्स में हम बात करेंगे। कौन कौन से थे? पब्लिक डिपॉजिट आपको पता चल गया क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। डिपॉजिट किसका पास है? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब आ गया सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये क्या चीज होती है जरा देखें इसको, जरा समझना। मान लिया आपने वाटर कनेक्शन लिया, तो कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेते हैं, कुछ पैसा डिपॉजिट होता है। इवन इफ अगर आप एयरटेल का लैंडलाइन फोन ले रहे हैं, या जियो का लैंडलाइन फोन ले रहे हैं, या जियो का वाईफाई कनेक्शन ले रहे हैं, ये वाईफाई कनेक्शन मेरे पास है, इन्होंने भी हमसे क्या ले रखा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है। अब आप सोचिए, मान लो कृष आप टिकट की यात्रा पे जा रहे हैं, तो अपने घर से पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन कटवा के जाएंगे क्या? महीने भर के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं? नहीं। और अगर जाएंगे भी तो टेम्पररी डिस्कनेक्शन करके जाएंगे। अगर आप उसे डिस्कनेक्ट कराएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, गैस सप्लाई कंपनी, वाटर कंपनी बाउंड टू पे बैक यू योर मनी। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वापस करेंगे आपको। गॉट इट? तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वो है जो आपकी कंपनी ने क्या कर रखा है, किसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने क्लाइंट से ले रखा है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? अगर आपने लिया तो क्या है ये? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और अगर आपने दिया तो क्या है ये? अदर नॉन करंट एसेट्स है। तो क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपके लिए? आपके यहाँ पर, आपकी कंपनी में मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन है, हर कनेक्शन के लिए आपने 2-2 हजार रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है। आपकी कंपनी में वाटर कनेक्शन आ रखा है सप्लाई का, आपने उसके लिए क्या कर रखा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, वाटर सप्लाई कंपनी को, सर्विस, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर को जो आप डिपॉजिट करते हैं, उन्हें हम सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है? और ये क्या कहलाते हैं? लॉन्ग टर्म कैटेगरी के होते हैं। कौन से वाले हैं ये? लॉन्ग पीरियड के लिए, फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स के लिए। ठीक है जी? अदर करंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये उसका एग्जाम। नहीं समझिए, यूपी, नोएडा वोएडा कहीं पर कोई रिटर्न नहीं मिलता। सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो थी ना आपको, तो डिपॉजिट आपका वहां था, उस पर मंथली रेंट जो इंटरेस्ट मिलता था वो आपके बिल में से काट के दे देते थे। बाकी कहीं कुछ नहीं होता, कोई नहीं देता आपको। अब आप सोचो, एयरटेल का कनेक्शन लेने के लिए 2200 रुपीज का डिपॉजिट दे रखा हमने। और एयरटेल के मान लो मैं 1 करोड़ कनेक्शन होल्डर है, हर बंदे से कितना लिया उन्होंने? 2200 करोड़ रुपया, मतलब 2200 रुपीज। 2200 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया वो? 2200 करोड़ रुपए का डिपॉजिट ले रखा है उन्होंने, और उस पर एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इतना एडवांटेज होता है। तो अगर आपके पास वो डिपॉजिट है, इट्स योर नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपने किसी को डिपॉजिट दिया, इट्स योर, हाँ जी, नहीं वो डाउन पेमेंट होती है, टोकन अमाउंट कुछ नहीं होता, डाउन पेमेंट होती है। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स, जो क्या कहलाते हैं, 12 महीने से ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड चलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आपने नॉर्मली पढ़े थे, ये स्पेसिफाई होगा। अदर्स के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए जरा, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, याद है? कोई एसेट्स प्रॉपर्टी डैमेज हो गई और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, और उसको मिलने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो उस कैटेगरी में चला जाता है। अब बारी आई आपके पास क्या, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के 6 हेड बताए थे आप लोगों को, यहाँ देखिए ये रहे सारे के सारे हेड। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड अदर करंट एसेट्स, ये सारे के सारे इन्हीं का डिस्कशन लेके चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लेके चल रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन से वाले? ये सब वही हो सकता है जो हमने पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फॉर्म में। ऑपरेटिंग साइकिल, चलिए जा बेटा परेशान मत हो। ऑपरेटिंग साइकिल, ये 12 महीने के पहले पहले बुक छोड़ जाओ, यहीं पर आना ही तो है दोबारा। मुझे पता चला कि बुक्स लेके चलिए वापस ना आए, छोटे बच्चे ना अभी, कोई बात नहीं। इज इट ओके? गलत एडवाइस मत दो उनको। अगर वो पढ़ जाएंगे इसको तो उनके लिए कैश फ्लो रेशो बहुत आसान हो जाएगा। इन्वेंट्रीज स्टॉक को कहते हैं, 3 फॉर्म में आती है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, फिनिश गुड्स की फॉर्म में,
और वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में। अगर एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म होगी तो क्या बोलेगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन अगर ये होंगी तो ये इन्वेंट्री के अंदर चली जाती हैं। ठीक है जी। तो ये किस फॉर्म में जाती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। अब जरा समझना, आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा, कपड़ा धागा ये कहलाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा आधी बनी हुई टी शर्ट, आधी बनी हुई पैंट, आधी बनी हुई शर्ट्स। ठीक है। अनस्टिच, थोड़ा बहुत कपड़ा काट के रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और बिल्कुल पैक होकर रैक्स पे लगा हुआ तो क्या कहलाएगा, फिनिश गुड्स। लेकिन अगर आप देखिए, वैन हुसैन के शोरूम में जाइए, पीटर इंग्लैंड के शोरूम में जाइए, रेमंड्स के शोरूम में जाइए, आपको क्या दिखेगा, कपड़ा भी दिखेगा, पैंट शर्ट भी दिखेंगी, और आपको कफलिंग्स भी दिखेंगे, आपको टाई दिखेंगी, आपको बेल्ट दिखेंगे, आपको वॉलेट्स दिखेंगे, मेन एसेसरीज दिखेंगी। वो सब कहलाती है स्टॉक इन ट्रेड। मतलब वो सामान जो आप किसी दूसरे से मैन्युफैक्चर करते हो और अपनी शॉप में बेचने के लिए यूज करते हो, उसे स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड का फर्क है, मैं आज फिर बता दूं। कॉमन स्टॉक, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बताइए। कॉमन स्टॉक, ये वाइवा का क्वेश्चन होता है जब मैं पूछता हूँ दूसरे स्कूलों में जाके। स्टॉक, कॉमन स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड का डिफरेंस बताओ। कोई बता सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, कैन एनीबॉडी टेल मी। कॉमन स्टॉक कहते हैं शेयर्स को और डिवेंचर्स को, ट्रेडेबल लॉट को। स्टॉक ये है स्टॉक जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उस स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश होता है। और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, बनी बनाई चीजें जो आप रीसेल के लिए लाते हैं। ये डिफरेंस है तीनों में। ठीक है। आते तीनों किसकी कैटेगरी में है, इन्वेंट्रीज के अंदर आते हैं। ठीक। नहीं, कॉमर्स टेक तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएगा ना, कॉमर्स टेक इन्वेस्टमेंट के अंदर जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स, 12 महीने के अंदर अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, इसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल को दो तरह से दिखाया जाता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल है। या तो डेटर दिखाएं आप एसेट साइड में और प्रोविजन दिखाएं आप करंट लायबिलिटी की फॉर्म में, या डेटर में से प्रोविजन को डाउटफुल डेट माइनस करके दिखाएं, पार्टनरशिप याद करिए। कई बार क्या दे रखा होता है, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और कई बार डेटर दे रखा होता है एसेट साइड में और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड में। दोनों तरह से प्रेजेंट होता है ये। ठीक है। इट कैन बी प्रेजेंट इन बोथ द वेज। अच्छा, कंपार्टमेंट के पेपर में एग्जामिनर क्या करता है पार्टनरशिप में, डेटर देता है एसेट साइड पे एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था कहां पर, लायबिलिटी साइड में। और बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिट 10% डेटर्स। बंदा डेटर का 10% निकाल देता है, पुराने प्रोविजन को देखता ही नहीं है। और बहुत लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मीन रिडक्शन इन डेटर्स। बिल्कुल नहीं है, पढ़वे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लायबिलिटी वाला आइटम, और डेटर जो है वो कौन सा आइटम है, एसेट साइड का है। लायबिलिटी वाला आइटम जब मैं एसेट्स में दिखाता हूँ तो एज ए डिडक्शन दिखता है, बस। फुल डिस्क्लोजर मटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से दिखाना पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। तो क्या है ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज शोन अंडर द रेलेवेंट हेड सेपरेटली। और ये दो अप्रोच से दिखाया जाता है, या तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिखाया जाएगा, या फिर एसेट साइड में रेलेवेंट एसेट से माइनस करके दिखाया जाएगा। ऐसी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है, या तो एसेट्स में और लायबिलिटी में दिखाओ, या फिर डेटर माइनस प्रोविजन माइनस करके दिखाओ, दोनों तरह से होता है ये। ठीक है। ये दिखा रखा है देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन और ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज। या दूसरा तरीका क्या दिखा रखा है, सनरी डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके दिखा रखा था। इट कैन बी शोन इन दैट वे, कोई भी तरीके से चल सकता है। ठीक है। अब बारी आई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो क्या क्या इसके अंदर आते हैं, बैंक में जो आपका बैलेंस है, चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड। ये ड्राफ्ट पता है किसे बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट को बोलते हैं, बैंकर्स चेक बोला जाता है उससे। और कैश इन हैंड और अदर्स, ये है ईयरमार्क बैलेंसेस विद द बैंक। जैसे मान लो आपके बैंक में 50 लाख रुपए जमा है, आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई ये 10 लाख मिनिमम बैलेंस बना के रखना, क्योंकि ये अनपेड डिविडेंड का अमाउंट है, तो ये भी आपका कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। अनपेड डिविडेंड है ना, आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड आपके अकाउंट से कटेगा। अगर आप उसको क्या करेंगे, रिजर्व नहीं करेंगे, तो वो कहीं भी यूज हो जाएगा। तो यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द बैंक कि भाई ये जो 10 लाख रुपए जो अमाउंट है, इतना मेरे अकाउंट में रहना चाहिए, क्योंकि, और ये स्पेसिफिक, इसकी क्लियरेंस कब होगी, जब हम डिविडेंड की फॉर्म में डालें। तो बैंक अपने में क्या करते हैं, वो लगा देते। बैंक तो भाई सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड होते हैं ना, तो दे हैव एन ऑप्शन कि किसी अमाउंट को स्टॉप कर सके और उसके अगेंस्ट वो पैसा ना जाए। बैलेंसेस विद द बैंक हेल्ड एज अ मार्जिन मनी।
आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक मिनिमम बैलेंस रखते हैं। ये भी आपका कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। बैंक डिपॉजिट्स मोर देन 12 मंथ्स ऑफ मेच्योरिटी, ये भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। हाँ, ठीक है। और क्या? हाँ, फिर कौन सा अनपेड? अरे मैंने तुम्हें समझाया था ना, पैसा किस फॉर्म में पड़ता है? एसेट फॉर्म में। लायबिलिटी दिखती है लायबिलिटी फॉर्म में। अनपेड डिविडेंड अगर लायबिलिटी में है तो उसका इक्विवेलेंट बैंक में तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या ये पॉसिबल है कि कोई आइटम लायबिलिटी में अपेयर और उसके अगेंस्ट एसेट्स में कुछ नहीं है? मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के एग्जांपल से पिछली क्लास में समझाया था। वही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आप अपने सब्सिडरीज को, लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को छोटे छोटे ड्यूरेशन के लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोला जाता है। ठीक है। अदर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं जो किसी भी ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आएंगी? जैसे हमने बोला क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्सेस, ये सब किस कैटेगरी में चले जाएंगी? एडवांस टैक्सेस के। और अब आप देख रहे हैं ये सारा एसेट साइड पूरा हुआ। कंटीजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब आपके पास ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। देखिए ये रहा। अब आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं आपके सामने। ये इधर के क्वेश्चन यहाँ पर, ये आप ही को देखने, मैं नहीं देखूंगा। देखो ये रहा। आइए देखिए जरा। अब ये कह रहा है आपको अरेंज करिए प्रॉपर हेडिंग में, ऑफिस इक्विपमेंट, गुडविल, बिल्स रिसीवेबल। तो आपको सारी हेडिंग्स मालूम है, आप उसकी कैटेगरी में से अरेंज कर सकते हैं। करके देखना इसको। ये आया जैसे आपके पास ये वाला, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, 2024 में क्वेश्चन आया था। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम बैंक, क्या कैटेगरी है ये? लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक, नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक है। लूज टूल्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लायबिलिटी। देखो देखो, वो मेजर हेड है, वो सब हेड है, ऐसे लिखना है। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। आइए देखें जरा इधर। सब हेड मेजर हेड बताने हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में क्या बनती है? बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 पार्ट 2 में क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है, पार्ट 3 में क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। आइए देखें। मॉर्गेज लोन्स, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, अगर जनरल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, 10%। हाँ, दिस रिसीवेबल ट्रेड पेबल के अंदर होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। मेड हेड करंट, हेड में तो बताना पड़ता है। क्या दोनों पूछे ना पूछे, आपको मेजर हेड सब हेड दोनों लिखना है, ध्यान रखना बस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको मेजर हेड सब हेड लिखना ही लिखना है, चाहे वो मेजर हेड पूछे चाहे सब हेड पूछे, ये ध्यान रखना बस। ये इज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। देखिए कैसे दिखा रखा है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे दिखाना है, तब नंबर मिलेंगे। हाँ जी। नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जर्नलिज्म, अगर इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म लिखा है तब वो करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जाएगा। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व सरप्लस, और रिजर्व सरप्लस में भी रिजर्व्स में जाएगा। रिजर्व सरप्लस के अंदर भी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ये इट विल गो इनटू द रिजर्व्स। बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर जाएगा। 10% डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आया आप। एक्रूड इनकम कहाँ जाएगी? और मेजर हेड क्या होगा? करंट असेट्स। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी। ठीक है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, देखे, देखे जरा, देखे जरा। इसके बाद अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अच्छा देखे जरा, अदर करंट लायबिलिटी में चला गया। कहाँ की शॉर्ट? अरे बोरोइंग तो तब बनता है भाई जब वो करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट होता है। ठीक है।
शॉर्ट टर्म लोन्स चला गया, लॉन्ग टर्म लोन्स चला गया, अनपेड डिविडेंड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब आप आराम से, किसको कैसे लिखेंगे, कैश एंड कैश लायबिलिटी का आइटम है वो, नहीं लिख सकते। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बोलो क्या है ये? अबे कैपिटल एडवांस है ये, एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल एडवांस नहीं वो, किसी टेंजिबल एसेट्स के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए पैसा एडवांस देना। क्रूड इनकम, लोन रिपेबल ऑन डिमांड। अच्छा सुनो, एम्प्लॉयज का ऑन लीव पेबल, प्रोविजन फॉर ऑन लीव, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लेकिन पेबल शब्द आ गया तो क्या करेंगे? और ये सैंपल पेपर में 2025 में आ रखा है, एम्प्लॉयज ऑन लीव एनकैशमेंट, एनकैशमेंट यानी कि पेबल है शॉर्ट टर्म। मैं देखूंगा अभी क्या दे रखा है। अच्छा सुनो, अगर ये हट जाता, ये हट जा, अब बताइए क्या है, फर्क देख रहे हो? एम्प्लॉयज ऑन लीव पेबल तो क्या कहलाएगा, करंट, लेकिन ऑन रिटायरमेंट, रिटायर तो हुआ नहीं अभी, अब उसने लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में डाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में चला गया। आ, नहीं, ये क्या कर रखा है इसने, कैपिटल एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में डाला हुआ है। हमने कैपिटल एडवांस बोला था, एडवांस पे टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, नहीं ठीक है ये। कैपिटल कैपिटल एडवांस कब बोलेंगे? जब हम किसी एसेट्स को बनी बनाए खरीदे और एडवांस दे रहे हैं, वो डिफरेंस देख के चलना। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था, ठीक है। अब ये सारे के सारे नॉर्मल है। शेयर इन लिस्टेड कंपनीज हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, कौन से में जाएगा बताइए, नॉन करंट या करंट में? देखें जरा क्या है, पांचवा नंबर पे, नॉन करंट के अंदर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जनरल रिजर्व, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का 9% डिवेंचर। हाँ, यहाँ पर मेजर हेड लिखा है, लेकिन आपको एसेंशियली मेजर हेड सब हेड लिखना है एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रुकिए जरा थोड़ा सा, एक और चीज हम लोग लेके चल रहे हैं अभी। बिल्कुल बुक के शुरू में आ जाइए, बिल्कुल शुरू में आइए बुक के, बिल्कुल बिगिनिंग में आइए। ये सब हम पढ़ चुके थे, रिकॉर्डेड फैक्ट होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एनुअल रिपोर्ट। ये एक और देख लेते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास बन जाते हैं, वो देखें। कोई भी एनुअल रिपोर्ट जो करी कंपनी की, उसके अंदर कुछ चीजें जरूरी होती हैं, वो क्या क्या होती हैं जरा देखिए। ये एनुअल रिपोर्ट जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब आपके काम आएगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखते हैं वो देखिएगा। एक सबसे पहले रिपोर्ट होती है किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिनमें उन लोगों ने क्या कर रखा होता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट के फर्स्ट पेज में लिखा रहता है कि वी हेयर बाय अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एनुअल रिपोर्ट इज ट्रू एंड फेयर टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, और उनके साइन हो रखे होते हैं। फर्स्ट पेज पे मैनेजिंग डायरेक्टर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के किसी पार्टनर के और डायरेक्टर के साइन होते हैं। इसका मतलब अगर इस रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ पाई जाएगी, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की होगी, वो होता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब आपने कंपनीज एक्ट के रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो करें नहीं फॉलो करें, वो रिपोर्ट होती है। और मैनेजमेंट का जो डिस्कशन एनालिसिस होता है, जगाइए उसको, डीएम साहब देख लो। ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, ऑडिटर की रिपोर्ट होती है शेयर होल्डर्स को। ऑडिटर दो तरह की रिपोर्ट देता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देता है, और एक शेयर होल्डर की रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है, नोट्स होता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। जरा समझना, शेड्यूल 3 ये होता है पार्ट 1, शेड्यूल 3 का पार्ट 1, ये होता है पार्ट 2, और ये होता है पार्ट
थ्री, ये वाला और ये वाला। कैश फ्लो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनता है ना। नोट्स टू अकाउंट्स, सारी की सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिखी जाती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी हैं, हर आइटम की डिटेल होती है। आपको मालूम है, जो एसेट्स होती हैं उनको बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में क्रॉस ब्लॉक की फॉर्म में दिखाया जाता है। किस फॉर्म में दिखाया जाता है? तो मैं वाइवा में पूछता हूँ भाई, ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है? पता ही नहीं किसी को। एज अ मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, जितनी भी एसेट्स हैं आपकी, सबको आप अलग अलग नहीं दिखाएंगे, सबको कंडेंस करके एक हेडिंग के अंदर दिखाते हैं। उस हेडिंग को ग्रॉस ब्लॉक बोलते हैं। वो ग्रॉस ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा। एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो देनी होती है वो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट के अंदर जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग के सारे जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होती हैं वो दिखाई जाती हैं इसके अंदर। ऑडिटर की रिपोर्ट, शेयर होल्डर, इसके बारे में भी नहीं जानना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारे पास आया, देख रहे हैं क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर? पार्ट वन, शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके अंदर क्या दिखता है आपको? इसके अंदर क्या दिखता है आपको? बैलेंस शीट दिखती है। बैलेंस शीट किसका पार्ट है? पार्ट वन, शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप में आपने क्या पढ़ा? पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, फिर आप बैलेंस शीट पढ़ते हैं, फिर आप बाकी की चीजें पढ़ते हैं। क्या हुआ बेटा, बता पीछे। पांड्या कुछ खास बात? इंडियन क्रिकेट टीम से तुम्हें ड्रॉप कर दिया इसलिए खुश हो? पार्ट वन में ये बैलेंस शीट का पार्ट बना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ा और आगे चलेंगे और फिर हमने बैलेंस शीट वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, अब हम कंक्लूडिंग पार्ट पे चल रहे हैं इसके, ठीक है। देखें जरा, है जी। GROSS, ग्रॉस ब्लॉक। हाँ वही तो चल रहे हैं। अभी तो बैलेंस शीट वाला पार्ट खत्म हुआ था ना। लगने से मतलब नहीं होता तुम्हारा, गलत बोलते हो तुम। 1 पॉइंट। बहुत खुशी है भाई, बहुत खुशी है। ये देखिए क्या लिखा है, देखिए इधर। पार्ट टू, शेड्यूल थ्री, कंपनीज एक्ट। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं, वो वाला पार्ट है। और जब आप कॉमन साइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो बिल्कुल यही दिखता है आपको। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड बुक का थर्ड चैप्टर, वैसे करके। आफत आ गई ना। ठीक है, कई लोगों को नीचे कांटे महसूस हो रहे हैं आज। आइए देखें, अब इन आइटम को एक एक करके हमें पढ़ना है। हाँ हाँ, ओके ओके। अभी टाइम हमारे पास है, थोड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो गया? वरना पूरी एक क्लास चली जाएगी इस पे, 1.5 घंटे की। हाँ हाँ। अच्छा चलो ठीक है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ो तो पार्टी, छोड़ो थोड़ा। बोलिए। हाँ ठीक। डीएम साहब जाग जाओ। अरे यार, वो इसका रिप्लीकेशन आ गया, पर क्या हो गया इसे?
कोई बात नहीं, कर रहे हैं हल्का सा डिस्कशन लेके देन वाइंड अप। मुझे, मैं भी नहीं चाहता आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती बोझ डालें कोई। कोई बात नहीं, उसको मैं बता दूंगा अलग से। ऐसे पेपर तो रजत कितनी बार दे चुका है तेजस। बस बस इसको वाइंड अप करते हैं, देख लेते हैं। इन हेड को देख के इनका एक्सप्लेनेशन हम अगली क्लास में कर लेंगे, दैट विल नॉट बी एन इशू। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, जाग जाए भाई, मजाक नहीं चल रहा अब यहाँ पर, वरना चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाइए, और हमेशा के लिए चले जाओ, मत बैठना फिर आके यहाँ। तो क्या करें फिर, सर दर्द हो रहा है तो? क्या बीवी सर दबाएगी तुम्हारे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेटा समझना, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल्स। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, चले जाओ, इसे बोलते हैं क्या? नेट सेल्स। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स कहलाती है, उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। और अदर इनकम, देखो एक तो होती है डायरेक्ट इनकम जिसे कहते हैं सेल्स, और बाकी सारी इनकम अदर इनकम होती है, वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, वो अदर इनकम का पार्ट बनती है। टोटल मिला लेंगे तो क्या बनेगा? टोटल रेवेन्यू बनेगा। ये एक्सपेंस की कैटेगरीज हैं, जितने भी एक्सपेंस है इन्हीं हेड के अंदर डाले जाते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज हो, स्टॉक इन ट्रेड मालूम है आपको, बना बनाया खरीद लिया किसी से। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेके चल, कोई बात नहीं, चलने वर्क इन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके बाद इतना ही लंबा चौड़ा और होता है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ इतने भी काम चलता है। यही स्ट्रक्चर आपका जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तब काम आता है। गॉट इट? तो एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपके, ये इसके नीचे दिखते हैं, वो सीबीएसई ने हटा रखा है इसलिए आपको नहीं दिखाए जाएंगे वाले। और यहाँ से ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिख रहा है बना हुआ, जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से लिया, इमेजिनरी फिगर के साथ लिया गया है। यहाँ नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है असल में, इधर से, फ्रॉम हियर वी स्टार्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ठीक है जी। तो एनीवे, मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ, देख लिया मैंने। इसको इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, नॉर्मल क्लास है। विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन द नॉर्मल क्लास।